बताइए। अनम्यूट करके कोई बताए हमें, कहाँ कौन से चैप्टर पे थे हम। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, बराबर आ रही है। आपने लास्ट टाइम हमें ये एक्सरसाइज दी थी कि डीप ब्रीदिंग वाली एक्सरसाइज दिए थे लास्ट। अ, चबा चबा के खाना है, डीप नहीं, वो ब्रीथिंग तो वाला। प्रैक्टिस के लिए, लेकिन चैप्टर कौन सा था हमारा? मानव शरीर की रचना, हम्म। लास्ट सेक्शन। एक तो शरीर में जो वाइटल पावर है उसके ऊपर पूरा हो गया था। हम्म। शरीर के लिए योग शास्त्र, वो भी पूरा हो गया वो था। भी हो गया। तो योग के बारे में हो गया। अब आके, हाँ, मानव शरीर शाकाहारी या मांसाहारी है, वो चैप्टर बाकी था शायद। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, वो फैसिलिटी ऑन है। वीडियो सबके ऑन नहीं हुए हैं। सब लोग वीडियो ऑन करें। मुस्कान बेन, श्रुति बेन, योगिता बेन, प्लीज वीडियो ऑन रखें, है ना। अपने एक जूम में क्यों कार्यक्रम है कि इंटरेक्टिव रहे उसके लिए ऑन। आपका ध्यान सॉरी सर, कहाँ मैं है थोड़ा पता सा बाहर चले। हूँ तो बस सुनती हूँ। सॉरी सर, मैं बस सुनती हूँ, कैमरा नहीं कोई ऑन बात कर सकती, बाहर हूँ। कोई बात नहीं। हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले पिछली बार हमने जो आपको प्रैक्टिस के लिए जो दिया था, उसमें किन लोगों ने क्या किया और क्या कुछ फायदा मिला, कुछ नया फीलिंग्स आया, महसूस हुआ, पहले अपने रिव्यू भी बताए। आप खुद अनम्यूट करके बोल सकते हो। किसी को कुछ बोलना नहीं है। मुस्कान, बोलिए। नमस्ते अनम्यूट सर। कीजिए। नमस्ते अंकित सर। सर, मैंने चबा चबा के खाना शुरू किया। मैं बहुत फास्ट खाया करती थी, लेकिन मैंने फोकस किया अपने खाने पे, तो मुझे बहुत लाइट फील हुआ। और मुझे एसिडिटी बहुत ज्यादा रहती थी। और सुबह फ्रेश होने में कभी दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन अभी फ्रेश होने के बाद फीलिंग बहुत लाइट लग रहा। बहुत अच्छे से फ्रेश होके ऐसे लगा सारा कचरा अंदर का निकल गया। अच्छा। और ब्रीदिंग पे फोकस किया, बट ज्यादा नहीं कर पाई। उसका इतना मुझे समझ भी नहीं आया ब्रीदिंग का, लेकिन मैंने किया, कोशिश किया। और चबा चबा के रोज खाया। ब्रीदिंग में ऐसा है कि इसके लिए आपको थोड़ा फोकस करके घर के सारे दूसरे जो मेंबर्स है आपके साथ रहते हैं, वो सब आपको रिमाइंड करते रहे। और ये लंबी प्रैक्टिस मांगता है, डीप ब्रीदिंग। हम्म। और इसको हर रोज याद करके आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप इसमें कुछ कर पाओगे। और मेरे हिसाब से दुनिया में जीवन में करने का कोई एक काम है ना, तो सबसे पहले डीप ब्रीदिंग की ही प्रैक्टिस होनी चाहिए। दूसरे सारे काम इसके पीछे रहने चाहिए। क्योंकि चबा के खाने का बेनिफिट आपको मिल गया। जी। और मैं तो कहता हूँ कि हमको लोगों को एक ही बात बतानी है, पहली चबा के खाने की आदत डाले। और जिस दिन दुनिया के सारे लोग चबा के खाना चालू करेंगे ना, तो हॉस्पिटलें अपने आप बंद हो जाएगी। डॉक्टर्स भूखे मरेंगे, ऐसी नौबत आने वाली। लेकिन वो कलयुग में संभव नहीं है। जो करेंगे वो पाएंगे, वो पक्का है, जैसे आपने बोला।
जी सर। अब डीप ब्रीदिंग ऐसी चीज है कि इसमें और एक थोड़ा मैं टॉपिक अभी बता देना चाहता हूँ, जिनके बारे में हमने पहले बात की थी लेक्चर में, कि जो भाई साहब है निखिल महेश्वरी, जो 9 दिन नवरात्रि करते हैं बिना पानी बिना भोजन, और 9 दिन वर्कआउट भी करते हैं, फिर भी वजन उसका कम नहीं होता है, बढ़ता है। तो इसके पीछे जो उनका ये परिणाम मिल रहा है, इसके पीछे की जो कारण है वो है डीप ब्रीदिंग। और डीप ब्रीदिंग में भी वो ऐसा कहते हैं कि जब हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, इसके बीच का जो गैप होता है, जिसको हम कुंभक कहते हैं, हम्म। एक कुंभक जितना अपने आप लंबा होता है, अपने आप, आपको प्रयत्न करने की जरूरत न पड़े, बिना प्रयत्न से वो जितना लंबा होता है, उतना आपका डीप मेडिटेशन अच्छा होता है, और वो प्राण ऊर्जा को कंट्रोल करने का काम करता है उस टाइम। और उनका वही, क्योंकि मैंने उनके साथ काफी बातें, हम हो सकता है तो दिवाली से पहले उनको जूम मीटिंग में नेक्स्ट टाइम शायद वो अनुमति देंगे तो उनको हम जूम में शामिल करेंगे। तो डीप ब्रीदिंग जो है, मेडिटेशन जो है, वो जो एक्सपर्ट बन जाते हैं उन लोगों को भोजन की भी आवश्यकता नहीं रहती है। वो 2 दिन में एक ही बार भोजन करते हैं, फिर भी बॉडी बिल्डर है। निर्जरा करते हैं फिर भी वर्कआउट करते हैं, पानी नहीं भोजन नहीं, फिर भी वजन कम नहीं होने देते। तो ये मिलता है सिर्फ मेडिटेशन से। मेडिटेशन में मेन है डीप ब्रीदिंग। और डीप ब्रीदिंग में भी जो कुंभक का जो स्टेज है वो नेचुरल होना चाहिए, नेचुरल। हम करते हैं तो क्या करते हैं, ध्यान देके श्वास भरते हैं, थोड़ी देर होल्ड करते हैं, होल्ड करने में मेहनत करनी पड़ती है, थक जाते हैं, फिर छोड़ते हैं, या तो छोड़ने के बाद कुंभक करते हैं। लेकिन ये जो प्रैक्टिस है, जिन लोगों की नॉर्मल और नेचुरल हो जाती है जब, बिना प्रयत्न, तब इनका ये स्टेज आ जाता है। तो आप लोगों को डाइट के साथ साथ ये प्रैक्टिस के लिए मैं विनंती करता हूँ, मैं 2 हाथ जोड़ के आपको ये प्रयोग को ज्यादा करने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। भलाई आपकी ही है, क्योंकि प्रैक्टिस के बाद ही आपको पता चलेगा इसके बेनिफिट क्या है। जब तक ये आपका आप करोगे नहीं, तब तक ये सिर्फ बातें ही रहेगी, सिर्फ थियरिकल ही नॉलेज रहेगा। प्रैक्टिकल नॉलेज ही काम का है, थियरी नॉलेज तो कोई मतलब का नहीं है। ठीक है, तो हम अभी आगे बढ़ते हैं हमारे आगे अगले चैप्टर में। सर एक चीज और पूछी। जी। सर आपने ये बोला कि कुंभक के साथ में हमें ब्रीदिंग पे फोकस करना है, तो सर इसका एक्चुअल सही समय क्या है करने का, और कितना ड्यूरेशन करना चाहिए? योगी लोग होते हैं ना, वो तो सालों तक यही पोजीशन में बैठे रहते हैं। सर हम योगी नहीं है ना। नहीं, मैं क्या कहता हूँ, आप पूछ रहे हो कि कितने समय करना चाहिए, जी। तो इसमें समय की कोई मर्यादाएं नहीं है। जी जी सर। कब करना है वो भी फिक्स नहीं है, आपको जब इच्छा हो गई बैठ जाओ। अच्छा। रात हो, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, खाया हो, खाली पेट हो, अच्छा। प्रैक्टिस करो बस। और ठीक है। इसका बेनिफिट बहुत मिलता है, क्योंकि जब से मैं उनके संपर्क में आया हूँ करीब 3 साल से, और मैंने इसके ऊपर जब जब ये काम किया है काफी अभी तक, मैं डीप ब्रीदिंग में स्लो मोशन में करीब 2 मिनट इनहेल कर सकता हूँ, कंटिन्यूअस, धीरे 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 मेरा धीरे। वही क्वेश्चन था सर। हाँ,
कि नहीं, हमें ये कितनी देर व्यक्ति व्यक्ति की प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। आप शुरू में करोगे तो 20 सेकंड आप धीरे धीरे बढ़ सकोगे, फिर होल्ड करने की कैपेसिटी थोड़ी रहेगी, फिर किसी की बढ़ेगी। लेकिन जितना ये साइकिल चलाने जैसी बात है। फास्ट साइकिल चलाना आसान है, इसमें बैलेंस रखना बहुत मुश्किल नहीं होता है। लेकिन स्लो मोशन में साइकिल चलाना सबसे मुश्किल है, और यही मेडिटेशन है। आपको स्लो मोशन में श्वास बढ़ना, स्लो मोशन में श्वास को छोड़ना, यही सबसे मुश्किल काम है। जितना हो सके इतना स्लो करो। 1 मिनट तक हो सकता है तो पूरा करो, 1 मिनट तक आप छोड़ो। तो जितना हो सके इतना। शुरू में एकदम नहीं होने वाला है। आप शुरू स्टार्ट करोगे ना तो थकावट लगेगी, आपको थक जाओगे। श्वास को स्लो करना भी मेहनत का काम है। प्रैक्टिस हो जाने के बाद नॉर्मल हो जाएगा। तो मैंने ये प्रैक्टिस शुरू शुरू की है, तो अभी मैं 2 मिनट के स्टेज तक पहुंच गया। अभी मैं स्लो मोशन में जब श्वास को लेता हूं तो 2 मिनट तक धीरे धीरे ले सकता हूं। यानी आपको फीलिंग ही नहीं आएगी कि आप श्वास ले रहे हो, पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि आपको इनहेल करना है तो 2 मिनट तक धीरे 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 भर के जाना है, फिर रोकना है, फिर धीरे धीरे छोड़ना है। अब ये जितना मेरा लंबा होता गया है, तब से मेरी भूख चली गई है। समय होता है घर वाली बोलती है खा लो, तो ये खा लेना पड़ता है, क्योंकि उनको नाराज नहीं कर सकता मैं। लेकिन इसके बाद मुझे कभी ऐसा लगा नहीं है मुझे जोरों की भूख लगी है और जल्दी लाओ खाने, मेरी भूख तेज हो गई, ऐसा फीलिंग ही नहीं आता है। एनर्जी लेवल में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये एक्सपीरियंस हो रहा है, और वो भाई साहब ने तो करके प्रूव किया हुआ है। हाँ, डॉक्टर्स उसके पीछे कुछ बता नहीं पाते हैं, क्यों कैसे होता है, उस थियरी बताने के बाद भी वो समझ नहीं सकते हैं। तो रियल योग यही है, डीप ब्रीदिंग। उसकी प्रैक्टिस आप साथ साथ में करते रहना। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो पब्लिक के लिए हमको जो एक बताना क्वेश्चन है। है सर। सर ये डीप ब्रीथिंग आप बोल रहे हो तो खाना खाने के बाद ये कर सकते हैं क्या? जी, मैंने बोला ना, अच्छा, कभी भी आप भोजन मतलब करके होल डे में। बैठो, खाली पेट हाँ। बैठो, कुर्सी में बैठे हो, कहीं भी हो, रात को आधी रात को आप बेड में हो, नींद चली गई, लेटे लेटे भी आप कर सकते हो। अच्छा, ऐसा तो जरूरी सर नहीं है हम बैठ लोग के ही करना है। पहले स्टार्टिंग में हमको थोड़ा सजग रहना पड़ेगा और उसके बाद वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से हो जाएगा अपने आप ही। आपका कहना ये है? हाँ, नॉर्मल अपने आप शरीर खुद ही करना चाहिए। आपको तो पहले उसके तो लिए प्रैक्टिस करनी प्रयत्न पड़ेगी करने ना। की जरूरत नहीं पड़नी प्रयत्न चाहिए। तो पहले तो प्रयत्न करना पड़ेगा ना हाँ, सर हमको। मैं क्या यही तो कह रहा हूँ। आप साइकिल शुरू में सीखते हो तो क्या करते हो, पैर पे ध्यान रखते हम्म। हो, पेडल मारना चालू रखो, हाथ पे ध्यान रखते हो, ब्रेक के हाथ पे रखो। कोई आगे आ जाता है तो घंटड़ी भी बजाते हो, बेल बजाते हो। तो पहले शुरू में क्या करना पड़ता है, आपको अलर्ट रह के सब करना पड़ता है। एक बार आप साइकिलिंग सीख गए, फिर आपको पैर को बोलना हम्म। नहीं पड़ता है कि भी तू पेडल मारते रहना, वो अपने आप मारते हम्म। रहता है। आपका हाथ अपने हाँ आप हाँ। को जरूरत पड़ी तब ब्रेक लगा देता है। आपको वो हाथ को बोलने की जरूरत ही नहीं होती है कि तुमको ब्रेक लगानी है अभी। हाँ, आपको बेल हम्म। बजाना है, वो बोलने की जरूरत नहीं होती है। ये रूटीन हो जाता है, बॉडी अपने आप ऑटो मोड में आ जाता है। राइट तो राइट राइट। इसमें भी हमको ऑटो मोड में पहुंचने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक बार आप चले हम्म। गए, ऑटो मोड में आ गए, फिर आपको शरीर को बोलना ही नहीं है, तो धीरे धीरे श्वास भरो। बिकॉज धीरे धीरे अगर श्वास लेना प्रयत्न के बगैर हो गया ना तो फिर तो 99% सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। सब सॉल्व हो जाएगी, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। थैंक यू तो सर। हम इसके ऊपर चर्चा
करते रहेंगे बीच बीच में एक्सपीरियंस के साथ, जिनके जैसे एक्सपीरियंस आते हैं इसके ऊपर आगे बढ़ते हैं हम। हमारा शरीर कौन सा है, शाकाहारी या मांसाहारी है? दुनिया में आप देखो तो मोर देन 95% पॉपुलेशन नॉनवेज खाती है। भारत की ही बात करो तो गुजरात और महाराष्ट्र, अरे राजस्थान और गुजरात, ये दो ऐसे स्टेट है जहां ज्यादातर लोग शाकाहारी है। बाकी ऑल ओवर इंडिया के सारे स्टेट के अंदर हिंदू लोग भी नॉन वेज खाते हैं। आप साउथ इंडिया में जाइए तो वहां तो ब्राह्मण जो मंदिर में सेवा पूजा करने वाले लोग भी मछली और भात खाते हैं, चावल और मछली खाते हैं। तो कलयुग की ये निशानी है। हाँ, अब देखिए पॉलिटिशियन में भी नॉनवेज खाने वाले कितने एग्रेसिव होते हैं, कितना एक कितना बोलते हैं, कैसा कैसा गलत बोलते हैं। शाकाहारी लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रकृति डिपेंड्स ऑन फूड क्वालिटी है। तो हमारा शरीर क्या है उसके बारे में किसी को बताया ही नहीं जाता है। तो पहले शरीर को कैसे तय करे कि भी हमारा शरीर शाकाहारी या मांसाहारी? तो इस धरती पे भगवान ने दो प्रकार के प्राणियां बनाए हैं। एक होते हैं जमीन पे रहने वाले और दूसरे होते हैं पानी में रहने वाले। जो पानी में रहने वाले प्राणी हैं वो जमीन पे रहने वाले प्राणियों से ज्यादा है, उनका पॉपुलेशन इस धरती पे ज्यादा है। लेकिन हम जमीन पे रहते हैं, हम पानी में नहीं रह सकते, इसीलिए हमको यहाँ जल में रहने वाले जलीय प्राणियों के ऊपर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो जमीन पे रहने वाले जो प्राणी है उसमें मुख्य दो होते हैं, एक होते हैं शाकाहारी, दूसरे होते हैं मांसाहारी। तो हमारा शरीर जो है वो शाकाहारी है या मांसाहारी है, कैसे तय करें? आप लोगों को पूछ के तय करने जाओगे, मान लो आप वोटिंग कराते हो कि भाई आप वोट दे दो हम शाकाहारी या मांसाहारी, तो 90% लोग तो ऐसे ही बोलेंगे हम मांसाहारी भी है। तो ज्यादा वोट मिल गए इसका मतलब वो सही है, ऐसा नहीं है। हाँ, तो सही कैसे तय करें हम? तो इसके लिए मनुष्य को आप पूछोगे तो सही जवाब मिलने वाला नहीं है। आपको यह सवाल प्रकृति को पूछना पड़ेगा, और प्रकृति जो बताती है उसी को देख के आपको तय करना पड़ेगा कि हमारा शरीर कौन सा है। तो मैंने थोड़े सिग्नल्स ढूंढ निकाले हैं, आप ये सिग्नल्स को देखिए, फिर तय कीजिए अपने आप को कि मनुष्य की बॉडी क्या है। तो पहला होता है डिफरेंट, वो है नाखून। आप कोई भी मांसाहारी प्राणी देख लो, बिल्ली, कुत्ता, वाघ, वरु, रीछ, सियार, चित्ता, दिपड़ा, हाँ, जितने भी है वो सारे के जो नाखून है वो तिखीले होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। हमारी जो बॉल पेन होती है ना, बॉल पेन के सब पॉइंटेड है, इस तरह नाखून उसके पॉइंटेड होते हैं। और जितने शाकाहारी प्राणी हैं, गाय, भैंस, घोड़ा, गधेड़ा, हाथी, सब, गेटा, बकरा, सारे प्राणी, सबके नाखून आप देखिए फ्लैट हो गए, चपटे। हमारी उंगली के नाखून भी चपटे ही है, तिखिले नहीं है, पॉइंटेड नहीं है। तो पहला सिग्नल है नाखून की डिजाइन। दूसरा होता है दांत। मांसाहारी को ऊपर नीचे दो दो दांत लंबे होते हैं, कोई भी मांसाहारी प्राणी चेक कर लो आप। अब शाकाहारी देखिए किसी को लंबे दांत नहीं है, हमको भी नहीं दिए हैं। तो दूसरा सिग्नल है दांत। तीसरा होता है जीभ का प्रयोग, पानी पीने की स्टाइल। मांसाहारी जब पानी पिएगा ना तो जीभ से उठा के पिएगा, कोई भी प्राणी चेक करो आप। अच्छा, शाकाहारी क्या करेगा? मुंह को पानी में डालेगा और सक करके खींच के पिएगा। सक करता है, खींचता है पानी को मुंह में। आप गाय, घोड़ा, गधेड़ा, गाय, सबको देखिए,
गेटा बकरा सब पानी पीते हैं तो खींच के पीते हैं, जिभ से नहीं पीते हैं। मांसाहारी सारे जिभ से पीते मिलेंगे। अच्छा, आप 2 हाथ में पानी पीते हो तो क्या करते हो? ऐसे जिभ निकाल के पीते हो या खींच के पीते हो? खींच के पीते हैं, शक करते हैं। तो हमारी पानी पीने की स्टाइल भी शाकाहारी जैसी है, मांसाहारी का लक्षण नहीं है। चौथा होता है खाने की स्टाइल। मांसाहारी कुछ भी खुराक मुंह में जब भी रखता है इमीडिएट निगल जाता है, वो कभी चबाता नहीं है, सीधा पेट में। अच्छा, शाकाहारी क्या करता है? घास जल्दी खा लेता है, लेकिन वही घास को थोड़ा थोड़ा मुंह में वापिस लाता है, जुगाली करता है, चबा चबा के रस करता है, और फिर वापिस जठर में भेजता है, और वहीं से आगे छोटे आंत में जाता है। तो मांसाहारी कभी जुगाली करता हुआ आप नहीं देख पाओगे। खाया हुआ भोजन मुंह में वापिस लाके चबाता हो ऐसा कोई नहीं देखेगे। जो खा लिया वापिस नहीं ला सकता हो। अच्छा, अब शाकाहारी में 2 डिवीजन है। एक बंदर, मनुष्य शाकाहारी के तौर पे, और दूसरे जो 4 पैर वाले दूसरे प्राणी हैं। इसमें फर्क क्या है, अंतर क्या है कि बंदर और मनुष्य वो जुगाली नहीं कर सकता। वो दूसरे सारे शाकाहारी प्राणी घास खाते हैं, फिर मुंह में वापिस लाते हैं, चबा चबा के रस करते हैं। तो हम नहीं कर सकते, बंदर नहीं कर सकते। क्यों? तो इसके पीछे रीजन ये है कि जो जुगाली करने वाले जो प्राणी होते हैं उन लोगों को 2 स्टमक होते हैं, जठर 2 होते हैं। पहले जठर में घास भर देते हैं, फिर जब जुगाली करने बैठते हैं तो वहीं से थोड़ा मुंह में लाते हैं, चबाते हैं, रस करते हैं, फिर दूसरे जठर में बेचते हैं, और दूसरे जठर से आगे छोटी आंत में आगे जाता है। मनुष्य और बंदर को 2 जठर नहीं दिए हैं, एक ही दिया है। तो हम जुगाली नहीं कर सकते। गुजराती में इसमें बोलते हैं वागोरवो। भगवान ने हमको क्या दिया है? एक जठर कम दिया है, सामने जठर से बड़ी साइज का मगज दिया हुआ है। भगवान को ऐसा था कि मनुष्य को तो मगज देते हैं, 2 जठर की कहाँ आवश्यकता है? मगज चला के खाएगा, बुद्धि को इस्तेमाल करेगा। और मान लो मनुष्य को 2 जठर दिए होते तो आप खाना जल्दी जल्दी खा लेते, और फिर बालकनी में कुर्सी लगा के बैठते, और ऐसे ऐसे चबा चबा के खाते हैं, जुगाली कर करके। और ऐसा दिया होता ना तो ये हॉस्पिटलें होती ही नहीं। भगवान ने जठर ले लिया, मगज दे दिया बड़ा, लेकिन मगज सब जगह इस्तेमाल करते हैं हम, सिर्फ खाने में इस्तेमाल नहीं करते। जहां नहीं जरूरत है वहां बहुत करते हैं। हाँ, मान लो अभी ये दिवाली के बाद शादी की मौसम आएगी। हाँ, आप शादी के लिए साड़ी लेने जाओगे तो ध्यान रखोगे शादी में पहनने की है। हाँ, इसमें काली लीटी या तो काला टपका नहीं होना चाहिए। लेकिन हम बाल को काले कर करके, हाँ, वरघोड़ा में नाचे। अब बाल काले करके जान में बारात में कूदते हो, नाचते हो, गाते हो, लेकिन शादी जो आपने पहनी है इसके ऊपर काला टपका नहीं चाहिए। बुद्धि हम जहां जरूरत है वहां नहीं लगाते हैं, जहां जरूरत नहीं है वहां ज्यादा लगाते हैं। मनुष्य की गलती यही होती है, जिसके पीछे नहीं भागना है वहां भागता रहता है, जो करना है वो नहीं कर पाता है। तो शाकाहारी प्राणी चबा चबा के ही खाता है, हमको भी चबा चबा के ही खाना चाहिए। मांसाहारी को चबाने की जरूरत नहीं होती। अब मान लो मांसाहारी नहीं चबाता है, तो
क्यों? अब इसमें बहुत सूक्ष्म बात समझने की है। मान लो मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, कोई खरगोश है, उसको टाइगर या लायन उसको खाने के लिए मुंह में पकड़ता है, तो क्या खरगोश की हड्डियां चुन चुन के बाहर निकाल देगा टाइगर या लायन, या सीधा खा जाएगा? सीधा खा जाता है, हड्डियां बाहर नहीं निकालता। अच्छा, जठर में पूरा खरगोश चला गया। अब जठर से आगे छोटी आंत होती है, और वो भी अपनी लास्ट फिंगर है ना, उतनी पतली होती है उनकी भी। मांसाहारी प्राणी की भी छोटी आंत पतली और लंबी होती है, और अपनी लास्ट फिंगर जितनी पतली होती है। अब जो खरगोश पेट में गया है जठर में, वहां से उसकी जो हड्डी है हाथ पैर की, वो छोटी आंत में जाएगी तो फंसेगी ना। अच्छा, छोटी आंत में हड्डी जाएगी तो फंसेगी। अच्छा, फंसती तो दो बार खाता नहीं। अच्छा, मुंह से हड्डी नहीं बाहर निकलता नहीं, पीछे बाहर निकलती नहीं हड्डी मल के रास्ते, तो हड्डी कहाँ जाती है? क्या उनके जठर में ग्राइंडिंग मशीन होता है? ऐसा तो है नहीं, मिक्सर जैसा कुछ। तो फिर हड्डियों का क्या होता है? बस यही बात समझनी है। हड्डियां जठर तक ही जाती है, मुंह से बाहर नहीं निकलता है वो खाने वाला, लेकिन वो हड्डी जठर में पिघल जाती है। जठर में जो रस आता है ना, वो इतना स्ट्रांग होता है, इतना एसिडिक होता है, वो छोटी छोटी हड्डियों को पिघाल देता है। हाँ? आप उसके मल में देखोगे तो हड्डी नहीं दिखेगी, मुंह से बाहर नहीं निकलता है, हड्डी पिघल जाती है। इसीलिए भगवान ने उनको बोला है तुमको जो भी चीज खानी है चबाए बिना खा जाओ, भगवान अंदर उसके जठर में उसको डाइजेस्ट कर लेगा। लेकिन शाकाहारी को बोल दिया तुमको घास खा लेना है, खाने के बाद तुमको जुगाली करनी है, चबा के वापिस रस करना है, और नहीं करोगे तो मर जाओगे। हम भी शाकाहारी है, ये छोटी बात आपको ध्यान रखनी है। हाँ? दुनिया की कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इवन जो लोग डॉक्टरी पढ़ाने वाले हैं, एलोपैथी वाले, आयुर्वेद वाले, नेचुरोपैथी वाले, यूनानी वाले, होम्योपैथी वाले, योग वाले, कोई ये बात किसी को नहीं सिखाता। कोई नहीं सिखाता ये बात। ये हमारे शरीर के लिए सबसे महत्व का कोई समझने वाला टॉपिक है, मुद्दा है, तो ये है। हम 100% शाकाहारी है, हमको हर चीज को मिनिमम 32 बार चबा के ही खाना चाहिए। आगे है भोजन की प्रकृति। जो देखो, ये मैंने एग्जांपल दिया ना आपको, टाइगर टाइगर खरगोश को खाएगा, तो ये चबाता नहीं है, सीधा खा जाता है। ठीक है। अच्छा, खुराक की क्वालिटी, मांसाहारी जो खाएगा वो दूसरे प्राणी को मार के खाएगा, और शाकाहारी हमेशा वेजिटेबल्स यानी पत्ती, सब्जी, फल, वेजिटेरियन फूड, वनस्पति आहार ही करता है। वो कभी किसी प्राणी को मार के शाकाहारी नहीं खाता। एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो दूसरे प्राणी को मार के खा जाता है। तो यहाँ आपको भोजन की क्वालिटी में पता चल गया। मांसाहारी को उनके लिए भोजन अलग है, शाकाहारी का भोजन अलग है। गाड़ी पेट्रोल की है, डीजल की है, तो डीजल ही डालना पड़ता है। पेट्रोल की गाड़ी में पेट्रोल ही डालना पड़ता है। आप उसमें गलती करोगे तो समस्याएं आएगी। तो हम 100% शाकाहारी है, इसमें तो कोई दो राय रहती नहीं है। भोजन से लेके खाने पीने की स्टाइल, पानी पीने की स्टाइल, दांत की डिजाइन, नाखून की डिजाइन, और आगे होता है स्वभाव भी।
शाकाहारी प्राणी कभी बिना वजह दूसरे प्राणी पे हमला नहीं करता, और मांसाहारी प्राणी कभी भी बिना वजह किसी को मार के फाड़ के खा सकता है। उसके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते। अच्छा, जितने मांसाहारी प्राणी होते हैं उनका स्वभाव क्रोधित होता है। वो शॉर्ट टेम्पर होते हैं, थोड़ी क्षण में वो उत्तेजित हो जाते हैं और हमला कर देते हैं। गुस्सा वाले स्वभाव वाले होते हैं, क्योंकि उसका भोजन ऐसा है। और शाकाहारी कभी हमला नहीं करते। ठीक है, तो हमारे शरीर में एक भोजन और दूसरा है शरीर की सफाई। ये दो टॉपिक पे ही हम पूरा ये योगाहार कोर्स को पढ़ने वाले हैं। अब शरीर के ऊपर शाकाहारी प्राणी के हिसाब से क्या क्या नियम लागू होते हैं। तो शरीर में दो ही नियम है, दो ही टॉपिक है। एक है बॉडी क्लींजिंग और दूसरा है बॉडी फीडिंग। आपको क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, ये पता होना चाहिए। आपके शरीर में कौन से ऑर्गन की पूरे बॉडी में कहाँ कहाँ किस तरह सफाई करनी है। खून की सफाई कैसे करे, ऑर्गन की सफाई कैसे करे, आपका डाइजेस्टिंग सिस्टम है उसको सफाई कैसे करे, क्योंकि हर जगह सफाई मांगता है। जैसे दिवाली में आप पूरे घर को साफ करते हो, हाँ, किचन से लेके बेडरूम से लेके, हाँ, सारी जगह, इवन बाथरूम के वेंटिलेटर को भी साफ कर लेते हो। तो हमारा शरीर भी मकान जैसा ही है, उसके सारे ऑर्गन को, सारी सिस्टम्स को सफाई की आवश्यकता होती है। तो हमको यहाँ दो ही बातें सीखनी है, शरीर की सफाई, शरीर का सही भोजन। अब शरीर की सफाई में क्या है, तो मेन होती है डाइजेस्टिंग सिस्टम या पाचन तंत्र की सफाई, और दूसरी होती है आंतरिक यानी आपकी खून की सफाई और आपके ऑर्गन की सफाई। ये मायने रखते हैं। भोजन के बारे में आप देखो तो भोजन की गुणवत्ता, उसका घनत्व यानी डेंसिटी, और उसका स्वाद, ये तीन बातें भोजन में समझने वाली होती है। क्वालिटी में होता है अल्कलाइन या एसिडिक खुराक, गुणवत्ता में। तो आपका भोजन कौन सा है, एसिडिक है, अल्कलाइन है, पहला ये तय करना है। अच्छा, दूसरा इसमें होता है आपका भोजन की डेंसिटी क्या है। डेंसिटी तय करती है भोजन को, शरीर भोजन को किस तरह उसका इस्तेमाल करेगा, वो डेंसिटी के हिसाब से तय होता है। और तीसरा फैक्टर काम करता है स्वाद। आप जो खा रहे हो वो उनका स्वाद क्या है, वो स्वाद के हिसाब से उसकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट आएगी। तो ये तीन भोजन के टाइप जो है उसको हमको आगे समझना है। अब शरीर की सफाई हम दैनिक रूप से क्या क्या करते हैं। हम जैसे घर को संभालते हैं तो क्या करते हैं, हर रोज कचरा निकालते हैं, पोछा लगाते हैं, हफ्ते 10 दिन में खिड़कियां विड़कियां साफ कर लेते हैं। तो हमारे शरीर में हर रोज कुछ न कुछ तो करते ही है सफाई। तो सबसे पहले करते हैं हम दांतों की सफाई सुबह में उठ के। दुनिया के पढ़े लिखे लोग, सामाजिक अवस्था में रहने वाले लोग, जंगल के आदिवासियों की बात नहीं करता हूं, शायद 5% पब्लिक हमारी आदिवासी के रूप में जंगल में रहती होगी। 95% पब्लिक जो है वो पढ़ी लिखी या तो सामाजिक प्राणी के तौर पे रहते हैं। वो 95% लोग हर रोज सुबह में ब्रश करते हैं। 95% लोग हर रोज ब्रश करते हैं, लेकिन आपको
95% से ज्यादा लोग जो ब्रश करने वाले, इसमें 99% लोग ऐसे मिलेंगे सबके दांत सड़ गए हैं। ऐसा 100 में से एक व्यक्ति ही आपको मिल पाएगा जिसके दांतों की समस्या ना आई हो, सड़े नहीं हो, उम्र बढ़ने के बावजूद भी। 1% लोग मिलेंगे, बाकी 99% लोग दांतों की सफाई करते हैं, फिर भी 100 साल के उम्र में 50 साल से पहले 30-35 साल की उम्र आते आते रूट कैनाल की ट्रीटमेंट सब लोग करा देते हैं। अब आधी जिंदगी भी पूरी नहीं हुई होती है और दांत सड़ जाते हैं। तो हम सफाई तो हर रोज करते हैं, फिर भी क्यों सड़ जाते हैं उसका पता नहीं चलता है किसी को, डॉक्टर बताते नहीं है। जो डॉक्टर दांत की ट्रीटमेंट करते हैं उनकी खुद की रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो चुकी होती है। मैंने डॉक्टरों को भी देखा है, क्योंकि मेरे पहचान वाले भी दांत के डॉक्टर हैं। जब ये सारा नॉलेज तो पिछले 10 साल का है मेरे पास, इससे पहले मुझे भी पता नहीं था, तो मेरे भी दांतों की ट्रीटमेंट हो चुकी है। तो मैं जो डॉक्टर के साथ मिला उनको भी, अब जब ये नॉलेज मिल गया तो उनको भी मैं पूछता हूँ कि साहब आपका दांत अच्छे है? नहीं, मेरी भी दांत की ट्रीटमेंट हो चुकी है। डॉक्टर्स को भी पता नहीं होता है कि दांत क्यों सड़ जाते हैं। तो हमारी दांतों की सफाई करते हैं, दूसरी हमारी आंतों की सफाई करते हैं, पेट साफ करना। हम सुबह में रोज टॉयलेट करते हैं। दुनिया के सारे लोग सुबह सुबह में टॉयलेट करते हैं फिर भी बीमार है, यानी सफाई सही नहीं हो रही है, गलतियां हो रही है, सही पूरी सफाई नहीं हो रही है। अच्छा, अब सफाई नहीं हो रही है इसका मतलब है कॉन्स्टिपेशन होता है, भले हर रोज टॉयलेट करते हो। तो हर रोज सुबह में टॉयलेट करते हैं तो फिर भी कॉन्स्टिपेशन है कैसे कह सकते हैं? तो मैं कहता हूं इसीलिए कि जो व्यक्ति सुबह सुबह में पेट साफ करता है वो कभी अपने आप नहीं होता, उसको निकालने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है, तभी निकलता है। आप 10 व्यक्ति को पूछो कि भी आप सुबह में आपका पेट साफ हो जाए इसके लिए आप क्या करते हो, हर व्यक्ति आपको अलग जवाब देगा। कोई बोलेगा कि मैं सुबह सुबह में 2 कप चाय पीता हूं तभी पेट साफ होता है। अच्छा, कोई बोलेगा मैं 2 ग्लास वार्म वाटर पीता हूं, गर्म पानी थोड़ा पीता हूं हुंफाड़ा, तभी पेट साफ होता है। अच्छा, कोई ऐसा बोलेगा मैं बाथरूम में जाता हूं, सिगरेट पीता हूं तभी निकलता है। अच्छा, कोई बोलेगा मैं न्यूज़पेपर लेके बाथ संडास में चला जाता हूं, पेपर पढ़ता हूं, फिर बाद में पेट साफ होता है। और कई लोग तो ऐसा भी मिल जाएंगे, यहाँ मुंह में तंबाकू भराता हूं और पीछे माल निकलता है। कई लोग ऐसे हैं तंबाकू खाते हैं तभी टॉयलेट होता है। कॉलेज जो कॉलेजियन होते हैं या जो जुआन लोग होते हैं तंबाकू की आदत वाले, वो सुबह सुबह में तंबाकू डालते हैं मुंह में, फिर पोटी होती है। ऐसे लोगों को तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि तू तंबाकू यहाँ भराता है, इसकी जगह पीछे ही लगा दे, जल्दी हो जाएगी। अच्छा, हम देखिए दुनिया का कोई प्राणी क्या पोटी करने के लिए चाय पीता है? अच्छा, कोई गर्म पानी पीता है? अच्छा, कोई सिगरेट पीता है? कोई तंबाकू खाता है? हाँ? किसी को कुछ करने की जरूरत पड़ती है? सब प्राणी को अपने आप मल निकल जाता है बिना प्रयत्न। तो मनुष्य को सुबह में पेट साफ करने के लिए ये क्यों करना पड़ता है?
आप 10 व्यक्ति को पूछोगे ना तो 9 व्यक्ति तो बोलेंगे मैं ये प्रयोग करता हूं तभी पेट साफ होता है, इसके अलावा होता ही नहीं। यानी सारे लोग कॉन्स्टिपेशन वाले ही है, अपने आप किसी का सफाई नहीं होता, सारे लोग कॉन्स्टिपेशन वाले हैं। हाँ। अच्छा, तीसरा हम करते हैं हर रोज स्नान। दुनिया के सारे लोग हर रोज साबु घिस घिस के नहाते हैं, फिर भी ये दुनिया की आधी पॉपुलेशन हर रोज दवाई खाती है। अच्छा, कितने दूसरे प्राणियां हर रोज स्नान करते हैं? कोई नहीं करता है। उन लोगों को नहीं सर्दी होती है, नहीं जुकाम होता, नहीं बुखार आता, नहीं डायबिटीज होती, नहीं बीपी होती, नहीं है घुटन घिस जाता है, कोई बीमारी उन लोगों को नहीं होती है, स्नान नहीं करते हैं फिर भी। और मनुष्य हर रोज साबु घिस घिस के मर जाता है, फिर भी आधी से ज्यादा पॉपुलेशन हर रोज कोई ना कोई दवाई खा के जीता है। तो आप सफाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो? स्नान सही नहीं हो रहा है, स्नान का कोई मतलब नहीं रहता है। वो लोग बिना स्नान किए तंदुरुस्त है, और मनुष्य स्नान करता है फिर भी बीमार है। क्या वजह है? इसके पीछे कारण ढूंढने हैं। तो बीमारियां हम जो शरीर की सफाई करते हैं इससे कंट्रोल नहीं हो रही। दांत ब्रश करने के बावजूद दांत नहीं टिका पाते हैं, कॉन्स्टिपेशन रहता ही है, प्रयत्न करने के बाद सही पेट साफ नहीं हो रहा है, और हर रोज स्नान करते हैं फिर भी बीमार है। क्या वजह है? तो वजह एक ही है, शाकाहारी प्राणी के सफाई के जो प्राकृतिक नियम है वो नियम को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। मैंने खा ली थी दिन में। आप बात करने से पहले म्यूट कर लीजिए अपने आप को, बीच में आवाज ना आए। आपको जब भी बोलना है तो अनम्यूट कर सकते हो। तो प्राकृतिक नियम क्या है शरीर के, और खास करके शाकाहारी प्राणी के? तो हमने ये देखा है दुनिया के जितने शाकाहारी प्राणी हैं, हम भी शाकाहारी है, सारे शाकाहारी प्राणी जितनी बार खाते हैं उतनी बार टॉयलेट करते हैं। कुदरत का नियम ये कहता है जितनी बार खाओ इतनी बार जाओ। मनुष्य ऐसा सोचता है 5 बार खाओ, एक ही बार निकालो, 2 बार के लिए भी राजी नहीं है। ये मानसिकता हमारे शरीर में ठोक दी गई है। मनुष्य जब जन्म लेता है, बच्चे के तौर पे छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो ये नियम के साथ ही जन्म लेता है, जितनी बार माँ का दूध पीता है उतनी बार पोटी करता है। बच्चा माँ का दूध पीता है, थोड़ी देर में पोटी कर लेता है, जितनी बार पोटी पीता है, दूध पीता है, उतनी बार पोटी करता रहता है। बच्चा 1 साल का हो जाता है तब तक माँ उसके कपड़े को साफ करती रहती है। 1.5 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, अब उसको स्कूल में भेजने का दिन आ गया। अब जब स्कूल में भेजने का दिन आ जाता है तब माँ उसको स्कूल में भेजने से पहले क्या करती है, संडास में बिठा देती है टॉयलेट में, और रिक्वेस्ट करती है बेटा पोटी कर ले, स्कूल जाके नहीं करने का। उसके माइंड में ठसाया जाता है खाओ 3 बार, निकालो 1 बार। ये छोटी सी उम्र से हम उसको सिखाने शुरू कर लेते हैं। ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। आप देखिए शहर में रहने वाले बच्चे जो फैमिली अपने आप को पढ़ी लिखी बोलती है, उनके बच्चे के सामने
जो जंगल में रहने वाले आदिवासी पब्लिक के बच्चे, वो 5 साल तक तो चड्डी भी नहीं पहनते। आपको बीमार ये पढ़े लिखे लोग के बच्चे ही मिलेंगे, वो बच्चे नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो जंगल में रहने वाले आदिवासी बच्चे की माँ कभी बेटे को ऐसा नहीं बोलती, बेटा तू खाओ इतनी बार मत निकालो, क्योंकि उसको चड्डी साफ करनी ही नहीं है, चड्डी है ही नहीं पहनाने के लिए। वो खाता रहता है, जहां जगह मिल गई वो निकालता रहता है, वो कभी ऐसी ट्रेनिंग नहीं देता है। और शहर वाली पढ़ी लिखी पब्लिक जो है, अपने बच्चे को 2 साल से ही शुरू कर लेता है, बेटा खा लो, बार बार निकालो नहीं। और मान लो वो 2-3 बार पोटी करता है, दिन में 5 बार खाता है और 2 बार पोटी करता है, 3 बार करता है, तो माँ उसको डॉक्टर के पास ले जाती है, साहब देखो 3-3 बार पोटी करता है। डॉक्टर उसको कड़वी दवाई खिलाता है। अब जो बच्चा समझने लगा है कि माँ मुझे क्यों दवाई खिला रही है, क्योंकि मैं बार बार पोटी करता हूं, तब से बच्चा भी सोचने लगता है मैं बार बार पोटी करूंगा तो माँ मुझे दवाई खिलाएगी, दवाई नहीं खानी है तो पोटी को दबा के रखो, निकालो मत। ये मगज में ठसाया जाता है। तो ये मानसिकता, मैं तो ये कहता हूं कि आप 2 बार खाइए दिन में, आपको 2 बार नेचुरल टॉयलेट हो जाना चाहिए। और मैंने देखा है जो लोग चबा चबा के रस करके खाते हैं, उन लोगों को नेचुरल टॉयलेट अपने आप हो जाता है, और 2 बार भी हो जाता है। ऐसे मैंने कई लोग देखे हैं। नेचुरल होना चाहिए। आपको उसके लिए गरम गरम पानी पीने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए पोटी करने के लिए। ये बंदर गाय भैंस सुबह में गोबर निकालती है तो क्या गर्म पानी पीती है तभी निकालती है? हाँ, बंदर को चाय पीनी पड़ती है, कुछ करने की नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो लोग चबा चबा के खाते हैं, अपने आप नेचुरल टॉयलेट होता रहता है, कॉन्स्टिपेशन होती नहीं है। और मनुष्य जिसको पोटी निकालने के लिए ये सारे प्रयोग करने पड़ते हैं, वो सारे बीमार है। क्यों? चबा के नहीं खाते। इंसान खाता है, इतनी बार नहीं जाता है, इसके पीछे कारण यही है, मानसिकता। हाँ, 80 साल का बुढ़ा होगा ना, कभी मान लो 2 बार टॉयलेट गया तो टेंशन में आ जाता है, और भाग के डॉक्टर के पास पहुंच जाता है, साहब 2 बार हो गया है, दवाई दे दो, बूच लगा दो। हाँ, एक गलत मानसिकता है। आपको नेचुरल होना चाहिए, अपने आप होना चाहिए, और ये होगा। आप सोच बदलो, अपने शरीर को छूट दे दो। शरीर क्या करता है? शरीर को, मल को शरीर के अंदर रखने की इच्छा नहीं है। शरीर सिग्नल देता है। छोटा बच्चा होता है तो शरीर सिग्नल देता है बेटा मल निकाल दे। लेकिन बेटे का जो बुद्धि आई है, हाँ, उसकी माँ ने जो ट्रीटमेंट दी है दवाई खिलाने की, वो सोचता है बुद्धि से, नहीं मैं निकालूंगा तो माँ दवाई पिलाएगी। बुद्धि उसको, शरीर को काम करने से रोकता है। फिर शरीर क्या करता है? शरीर सिग्नल देना ही बंद कर लेता है पूरी जिंदगी। मल निकालने लायक हो गया है, आके रुका है, लेकिन वो कभी शरीर फाटक खोलने का सिग्नल देगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उसको मार मार के, दबा दबा के नहीं, दबा के रख, एक खा, खा 3 बार, निकाल 1 बार। ये मानसिकता हम छोटे बच्चे से ही मगज में डालना शुरू कर लेते हैं। तो ये गलत मानसिकता में से बाहर निकलो। हाँ, 2 बार खाओ, 2 बार अपने आप टॉयलेट हो जाना चाहिए, और होगा। क्यों नहीं होगा? हो जाना चाहिए। तो आपके शरीर को आप छूट दे दो। देखो शरीर जो है ना,
उसको तो खुद को अपने आप को संभालना है, लेकिन आपकी बुद्धि उसको कंट्रोल करता है, उसको ये सब करने से मना करता है। आप ये तभी कर पाओगे जब आप आपके शरीर से अलग हो ऐसा खुद को महसूस करना शुरू करोगे। आप आत्मा स्वरूप हो, आप आत्मा के तौर पे शरीर के अंदर रहते हो, फिर आप आत्मा स्वरूप होके आपके शरीर को बोलो कि भाई तुमको जब ऐसा लगे मल निकालना है तो सिग्नल दिया कर, मैं फाटक खोलूंगा। मना नहीं करूंगा। ये शरीर को बोलो, अपने आप को बोलो, और देखो शरीर काम शुरू कर लेगा। माइंड जो होता है ना, वो काम जो कर सकता है ना, वो दूसरा कोई चीज नहीं कर सकता। माइंड में बहुत ताकत होती है। तो आप अपने माइंड से आपके शरीर को बोलो कि भाई तू अपना काम किया कर, मैं रुकावट नहीं डालूंगा। हाँ, ये छोटे जो ये प्राणी के बच्चे होते हैं, तो प्राणी छोटा बच्चा जितनी बार माँ का दूध पीता है, घास खाता है, बार बार पोटी करता है, तो वो उसकी माँ कभी उसको डांटती नहीं, तो तू खाता है इतनी बार क्यों निकलता है। पर मनुष्य को ज्यादा पोटी करता है, 5 बार खाता है, 2 बार टॉयलेट करता है, तो दवाई खिलाते हैं हम। फिर बच्चा क्या करेगा? आपने शुरू से उसको टेंशन में डाल दिया, पोटी करेगा तो दवाई खा पिलाओगी। फिर बेचारा बच्चा क्या करता है, मल को पकड़ना शुरू कर लेता है, शरीर को बोलता है मत निकाल भैया, नहीं तो मार खानी पड़ेगी, दवाई खानी पड़ेगी। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए। सर मेरा डाउट ये था, जैसे मेरी डॉटर है, वो मॉर्निंग में फ्रेश होती नहीं है, वो दिन में फ्रेश होती है। कोई वो बात एक नहीं। एक बार ही फ्रेश होती है, तो ये मानसिकता सही है कि मॉर्निंग में फ्रेश नहीं होना नहीं, चाहिए? पहले पहले तो ये समझो कि शरीर खुद अपने आप को अपने समय पे कर लेना चाहिए। पहली बात है, हमको हम्म। टॉयलेट करने के लिए सारी ये प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। गर्म पानी पियो तब निकले, चाय पियो तब निकले, ये बात गलत है। ऐसा करो तभी हो, वो तो गलत है। नेचुरल होना चाहिए। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि हम जो भोजन खाते हैं इसमें से कचरा कम प्रोड्यूस होता है। कई बार ऐसा होता है फाइबर्स का वॉल्यूम बहुत कम होता है, तो आपने जो खाया है उसमें से कचरा कम बचता है, तो जितना खाया है उतनी बार टॉयलेट नहीं भी होती है। अच्छा। हाँ, क्योंकि वॉल्यूम नहीं बनता ना, ओके। तो कम निकलता है, लेकिन अपने आप निकलना चाहिए। हाँ, उसके लिए ये कोई जरूरी है। हाँ, अच्छा, ये और कभी जरूरी भी है। करो तो वो इश्यू नहीं है? हाँ हाँ, लेकिन आप ये भी ध्यान रखो कि हम हमारे हमारे मनुष्य में डाइट में क्या गलतियां है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा क्या खाते हैं? कम फाइबर चलो। वाली चीज सबसे ज्यादा खाते हैं, और वो है अनाज। और हम्म। अनाज में भी गेहूं चावल सबसे ज्यादा हम खाते हैं। खाते हैं, गेहूं चावल डेली के खाते अंदर हैं। 3 to 5% ही फाइबर होता है। मान लो आपने जितना गेहूं चावल खाया, इसमें से 90% भोजन एब्जॉर्ब हो जाता है। अच्छा। इसमें से कचरा बचता ही नहीं, क्योंकि सारा कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट तो शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है, पूरा खा खा जाता है। अब कचरा ही नहीं बचता है तो निकालेगा क्या शरीर? अच्छा, इसके सामने आप देखो, जितने शाकाहारी प्राणी है वो क्या खाते हैं? अनाज नहीं खाते हैं, वो क्या खाते हैं? पत्तियां। पत्ती में हाँ। 95% फाइबर है, 90% फाइबर है, 10% ही काम का है। तो उनके खुराक में 10% शरीर में जाता है, 90% मल के रास्ते निकलता है। तो वो खाता है इतनी बार निकलता रहता है, क्योंकि ओके। वॉल्यूम उनका ज्यादा हो। अच्छा, मनुष्य क्या करता है? फाइबर वाला कम खाता है, जो खाता है बॉडी के अंदर चला जाता है, मल के रूप में कचरा बचता ही नहीं। अब बचता नहीं है तो वो
कम वॉल्यूम है इसीलिए बार बार नहीं करेगा, लेकिन जो होगा वो अपने आप होना चाहिए। उसके हाँ लिए आपको प्रयत्न करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। नहीं, वो तो अपने आप करती है सर। अब लेकिन अब मान लो आपको अच्छी सफाई रहे शरीर की, इसके लिए ज्यादा फाइबर वाला भोजन हमारे थाली में ज्यादा होना चाहिए, यानी अनाज कम खाना चाहिए, सब्जी ज्यादा खानी चाहिए, हरी पत्ती ज्यादा खानी चाहिए, जिसके कारण ज्यादा फाइबर जाएंगे तो मल भी बचेगा, मल बढ़ेगा तो अपने आप शरीर उसको साफ भी करेगा, आंतों की सफाई भी अच्छी रहेगी। फाइबर जितने ज्यादा इतनी आंतों की सफाई अच्छी और कचरा अंदर रहने के गुंजाइश कम हो जाती है। सर आपने बोला ना बार बार जाना चाहिए, जितनी बार खाओ उतनी बार जाना चाहिए, तो आप हमारे अंदर वीकनेस नहीं नहीं, आएगी? यहाँ नहीं नहीं, यहाँ देखो, मान लो आप पत्ती पे रहोगे अकेले, आप अकेली पत्ती को भोजन के तौर पे आप उपयोग करोगे तो आप खाओगे इतनी बार अपने आप होने शुरू हो जाएगा। ओके। मान लो आप पत्ती कम खा रहे हो, अनाज ज्यादा खा रहे हो, तो खाओ इतनी बार नहीं जा पाओगे, लेकिन शरीर जो है वो अपने आप करेगा। सर लेकिन वीकनेस नहीं आएगी? ये घोड़ा होता है, गधेड़ा होता है, वो तो घास ही खाता है, क्या वीकनेस है उनके शरीर में? दुनिया के सारे ये बंदर होता है पत्ती ही खाते हैं, कितना एक एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग जंप लगा देता है। ओके। ये मानसिकता में से निकल जाओ बाहर कि भी अनाज नहीं खाओगे। अनाज किसको जरूरी है वो समझ लो। अनाज मेहनत करने के लिए, कैलोरी के लिए है। और 50 साल 100 साल पहले मनुष्य जितना मेहनत करता था, वो आज नहीं करते इसके हम। हिसाब से आज हम 10% भी नहीं कर रहे। बिल्कुल सही सर। तो 100 साल पहले जितना अनाज मनुष्य को चाहिए उसके हिसाब से हमको आज 10% ही चाहिए, लेकिन हमने वही अनाज खाना चालू रखा है, काम हमने 90% कम कर लिया है। एग्जैक्टली सर। समस्या यहीं आ रही है। और आप ज्यादातर देखिए, जो लोग रिटायर हो जाते हैं, काम करते हैं, तब भोजन करते हैं, शरीर में बहुत समस्याएं नहीं होती है। जैसा व्यक्ति रिटायर हो जाता है, भोजन वही का वही रहता है, उनके शरीर में बीमारियां घुसनी शुरू हो जाती है। यहाँ हमारी गलती भोजन की क्वालिटी में है। समय के हिसाब से हमको जो चेंज करना चाहिए, शरीर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो खाना चाहिए, ज्यादा जो खाना चाहिए वो कम खा रहे हैं, जिसको कम खाना है उसको हम ज्यादा खा रहे हैं। और जो चबा चबा के रस करके खाते हैं, वो मान लो एक बार अनाज भी ज्यादा खा लेते हैं तो भी वो समय पे उसका टॉयलेट हो जाता है, रुकता नहीं है। और हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं नॉर्मल तौर पे 2 बार अपने आप मेरा टॉयलेट हो जाता है। अनाज ज्यादा खा लेता हूं तो भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैं चबा चबा के चबा चबा के खा। ठीक है। तो पहली प्रायोरिटी थैंक यू देना है सर। चबा के खाने की, क्योंकि सारी समस्या की जड़ वही है। चबा के खा लो, फिर भोजन की क्वालिटी पे आओ। इससे पहले क्वालिटी पे जाने का कोई मतलब नहीं है। पहले फंडामेंटल को एडॉप्ट करना है। हमारा फंडामेंटल क्या है? हम शाकाहारी है। शाकाहारी का फूड क्या है? वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन में भी सबसे ज्यादा पत्ती, फल सबसे ज्यादा होने चाहिए। अनाज इसी को खाना है जो मजदूर है, मेहनत करता हो। गेहूं चावल मजदूरों के लिए है। गेहूं चावल मकई ज्वार इतने। बाजरी, बाजरा नहीं, बाजरा मजदूर के लिए है। बाजरी जो है
वो लिटिल मिलेट है। आप उपवास के जो अनाज खाते हो लिटिल मिलेट, जिसको बोलते हैं, गुजरात में होते हैं तांद्रा, कोदरी, सामा, मोरैया, राजगीरा, रागी, बंटी, ये छोटे छोटे दाना अनाज। क्योंकि ये छोटे अनाज जो है, राई के दाने से छोटे साइज के अनाज के दाने वाले अनाज, इसमें 15% तक फाइबर होता है, और इसके सामने गेहूं चावल में 3-4% होता है। कल्पना करो कितना डिफरेंस है। तो मजदूर गेहूं चावल खाए। अच्छा, मजदूर की व्याख्या क्या है? 50 किलो सीमेंट की बोरी, 50 किलो माथे पे रख के 5 मंजिले की बिल्डिंग में दिन में 25 बार ऊपर नीचे करता हो, वो मजदूर है। सोचो आप, इतनी मजदूरी करने वाले को ही गेहूं चावल खाने चाहिए। हम इतनी मजदूरी नहीं करते तो हमारे लिए लिटिल मिलेट ही सही है, और एक ही बार खाने चाहिए, 3 बार तो खाने ही नहीं है। हम तो अभी क्या करते हैं, लिटिल मिलेट तो खाते ही नहीं है, गेहूं चावल खाते हैं और 3 बार खाते हैं, सुबह में भी, दोपहर को भी, शाम को भी। मैं पिछले 10 साल से एक ही बार अनाज खाता हूं, रात को, और इसमें भी ज्यादातर गेहूं चावल नहीं होते हैं, लिटिल मिलेट, आधे लिटिल मिलेट होते हैं। हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब ये नवरात्रि की दिन, आज लास्ट डे था, कल खत्म हुई। हमारी सोसाइटी में हम 2-2 घंटा कंटिन्यूअस नवरात्रि घूमते हैं, हमको थकावट नहीं लगती। और कॉलेज में पढ़ने वाले 3 चक्कर लगाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, 10 मिनट घूमते हैं, थक जाते हैं। हम तो एक ही बार खाते हैं, फिर भी इतना स्टेमिना है। क्यों है? क्योंकि हम जो खा रहे हैं उसको चबा चबा के खाते हैं, जितना खाते हैं डाइजेस्ट हो जाता है, शरीर एकदम परफेक्ट रहता है। शरीर को जो फूड की आवश्यकता है सारा फूड हम देते हैं, और जो थक जाते हैं वो शरीर का काम का कोई चीज ही नहीं दे रहे, जो दे रहे हैं वो सारा कचर पट्टी दे रहे, फिर 10 मिनट में थक जाते। तो ये सारी बातें हमको आगे अगले चैप्टरों में सब सीखना है। तो हमारा शरीर जो है वो मैंने पहले बताया था, इसी तरह अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मानसिक मनोमय कोश है, और विज्ञानमय कोश, और कारण स्वरूप। तो ये 5 कोशों से हमारा शरीर बना है। स्थूल शरीर जो है वो अनाज से, भोजन से बनता है, शाकाहारी भोजन से स्थूल शरीर बनता है। हमारा जो प्राणमय शरीर है, वो जो प्राणमय शरीर जो है, इसका मतलब क्या है कि आपके शरीर में जो ऑक्सीजन यानी प्राण वायु का जो लेवल है, जितना ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा, उतना आपका प्राणमय शरीर अच्छा। आपके शरीर के एक एक सेल को ऑक्सीजन चाहिए, प्राण वायु चाहिए। तो हम नाक से श्वास लेते हैं, प्राण वायु लेते हैं, फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों से जो अपना हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को पकड़ता है, हमारे शरीर की खून की नलियों में घूमता है, और शरीर के एक एक टिश्यू, एक एक सेल तक वो पहुंचाता है। और वहां जहां जितना प्राण ज्यादा, उतना ही आपका प्राणमय शरीर अच्छा। तो स्थूल शरीर के साथ प्राणमय, प्राणमय के साथ आपका होता है तीसरा मनोमय शरीर। ये मानसिक यानी चेता रिलेटेड है। आपके शरीर का एक एक ऑर्गेन चेताओं के साथ जुड़ा हुआ है, और आपके हर ऑर्गेन को जो काम करना है, कब क्या करना है, उसका सिग्नल आपका मगज, आपकी करोड़रज्जु, रीढ़ की हड्डी से ले उसकी चेताएं चलती है, और शरीर के एक एक सेल तक चेता जाती है। आपको कोई चींटी काटती है तो सेकंड के 100वें के भाग में आपको पता चल जाता है, और झटका लग जाता है कि कुछ कट गया, कुछ किसी ने काट दिया मुझे। तो ये आपका मनोमय शरीर है। तो प्राणमय, अन्नमय और मनोमय तीनों का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तीनों सही होने चाहिए, तीनों साफ रहने चाहिए। और चौथा होता है विज्ञानमय शरीर। तो विज्ञानमय में क्या है कि आपके शरीर में
जितने भी काम हो रहे हैं इसके पीछे केमिकल्स जिम्मेदार होते हैं। आपको अच्छी नींद चाहिए, आपको आनंद का अनुभव करना है तो कुछ चौक्कस प्रकार के अंतःस्राव आपके माइंड में अंतःस्राव होने चाहिए, तभी वो आपको आनंद का फीलिंग आएगा। तो अंतःस्रावी जो ग्रंथियां है वो जो केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं वो सारा, और हमारे शरीर में जितनी भी एक्टिविटी हो रही है उसके पीछे केमिकल्स से होता है। तो एक केमिकल्स की जो प्रोसेसिंग है वो सही ढंग से होनी चाहिए, उसको विज्ञान में कोश कहते हैं। और ये चारों का जब कोऑर्डिनेशन सही चलता है तब आपका आनंदमय कोश आपको आनंद में रख पाता है, इसके अलावा कभी नहीं रह सकता। तो सबसे पहला कोश है अन्नमय। अन्नमय जितना आपका ठीक रहेगा इतना आपका प्राणमय अपने आप ठीक रहेगा, आपका मनोमय ठीक रहेगा, आपका विज्ञानमय ठीक रहेगा, और आपका आनंदमय भी ठीक रहेगा। तो सही भोजन आपके आनंद के लिए इतना ही जरूरी है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने बताया है सात्विक, राजसिक और तामसिक फूड। तो सात्विक यही है जो नेचुरल है, राजसिक जो होता है, तामसिक होता है, वो फूड को जब प्रोसेस करते हो तभी वो बनता है, इसके अलावा नहीं बनता है। तो मन का शरीर के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। आप जैसा सोचते हो वैसा आपका शरीर काम करता है, जैसा मन वैसा शरीर। अच्छा, मन क्या क्या कर सकता है उसके ऊपर भी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपने सोच बदल दी कि मुझे चबा चबा के खाना है, हर रोज याद करो, घर के मेंबर को बोलो कि भी वो आपको याद कराते रहे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको पकड़ लेगा। फिर आपको बिना याद किए आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको चबा चबा के खाने की आदत डाल देगा। अब ये मन की ताकत क्या होती है उसके ऊपर एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपके दो मित्र हैं, आप एक मोटा है, बॉडी बिल्डर है, एक दूसरा दुबला पतला है। आप दोनों को लेके कोई नजदीकी पहाड़ी के नीचे चले जाओ। अब वहां जाके आपको बोलना है कि हमको ये पर्वत के ऊपर चढ़ना है। अब जैसे आप वो बोलोगे कि ये टोच पे जाना है पर्वत की, यहाँ देखो चित्र में भी आपको दिखाई देगा, आपको बोलना है कि यहाँ जाना है। जैसे आप बोलोगे तब ये दोनों ने सुना। अब दोनों में से एक ने ऐसे सोचा कि भी ये टोच पे जाने के लिए मेरे लिए 10-15 मिनट का काम है, मैं आराम से पहुंच जाऊंगा। तो वो आराम से चलना शुरू कर लेगा और 10-15 मिनट में पर्वत की टोच पे पहुंच जाएगा। अच्छा, जो हट्टा कट्टा दिख रहा है वो ऐसा सोचता है अरे इतना मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम का नहीं है। जैसा वो सोचेगा उसी समय उसके पैर दुखने लगेंगे, वो चल ही नहीं पाएगा। जो दुबला पतला है वो आराम से चल जाएगा, जो मजबूत दिख रहा है वो काम ही नहीं कर पाता है। तो एक क्या है, शरीर की ताकत नहीं है, यहाँ काम होती है मगज की ताकत की। माइंड ताकत वाला होगा जिसका, वो सारे काम आसानी से कर सकता है। और माइंड ऐसा ऐसा काम करता है, मान लो किसी का वजन ज्यादा है, अब वजन ज्यादा है तो मन से भी आप उसको कम करवा सकते हो, सिर्फ सोच करके वजन कम करा सकते हैं। तो क्या करना है प्रयोग, कि हर एक के घर में बड़ा मिरर तो होता ही, अरीसा होता है। व्यक्ति को बोलना है कि तुमको हर रोज मिरर के सामने जाके खड़ा हो जाना है और ऐसा सोचना है कि मैं कल से थोड़ा पतला दिख रहा हूं। सिर्फ सोचना है उसको, और कुछ नहीं करना है। दिन में 10 बार वो मिरर के सामने जाके खड़ा रहे और ऐसा सोचे कि मैं थोड़ा दुबला दिख रहा हूं, मैं थोड़ा पतला होता जाता हूं। ऐसा सिर्फ सोचने शुरू कर लेगा ना, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसको धीरे धीरे पतला करना शुरू कर लेगा। माइंड बहुत बड़ा काम करता है। अच्छा, जो पतला है उसको मोटा होना है तो उसको उल्टा सोचना है,
मिरर के सामने देखना है और बोलो, सोचना है मैं कल से थोड़ा मोटा दिखने लगा हूं, थोड़ा बड़ा दिखने लगा हूं। माइंड, तो आपके शरीर को आप माइंड से कंट्रोल करना शुरू करो। आप शरीर को बोलो कि भी तुमको चबा के खाना है, शरीर को बोलो तुमको समय पे पोटी कर लेना है, शरीर को छूट दे देनी है कि तुमको जो आवश्यक है उसके हिसाब से तुमको मुझे सिग्नल देना है, वो काम मैं कर दूंगा। सिर्फ उसको इतनी छूट दे दो आप, फिर देखो कितना चमत्कार होने शुरू हो जाएगा। तो माइंड जो है, अपना जो मनोमय शरीर है, उसको आप कंट्रोल में करो, सोच बदलो। सोच बदलने से पहले अपने आप को शरीर से अलग हो इसी तरह सोचना शुरू कर लो। यानी आप आत्मस्वरूप हो, शरीर नहीं हो आप। आप जब मर जाओगे तो आपके शरीर को जला दिया जाएगा, आपका आत्मा शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो आप आत्मस्वरूप हो, ये 24 घंटा आपके माइंड में रहना चाहिए। आप गाड़ी के ड्राइवर हो, गाड़ी नहीं हो, ये सोच के आपके शरीर को कंट्रोल करना है। तो मानसिकता चेंज करनी है, चबा चबा के खाना है, शरीर को अपने काम करने की छूट दे देनी है। अब जब शरीर को आप छूट दे दोगे ना, तो अपना आप काम शुरू कर लेगा। फिर वो अपने आप टॉयलेट भी कर लेगा, अपने आप नींद भी लगा देगा, शरीर सारे काम अपने आप करना शुरू कर लेगा। तो ये सारा जो है, क्योंकि मनुष्य को ही सोचने की ताकत दी है, भगवान ने बुद्धि दी हुई है, सबसे बड़ा मगज दिया है। आप विचार कर सकते हो, बोल सकते हो, रो सकते हो, हंस सकते हो, सारे फीलिंग आप प्रदर्शित कर सकते हो। तो मनोमय शरीर आपका जो है उसको आप ठीक रखो। दूसरे प्राणियों के हिसाब से आप देखो, हमारा मगज कितनी साइज का भगवान ने दिया हुआ है। देखो यहाँ एक छोटा सा चित्र है। शरीर के हिसाब से जो मगज है हमारा ह्यूमन का और एलिफेंट का, दोनों सेम साइज के दिख रहे, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। डॉल्फिन हमारे शरीर से भी बड़ा साइज का होता है, लेकिन उसका मगज हमारे साइज से थोड़ा थोड़ा सा छोटा होता है। तो शरीर की साइज के हिसाब से हमको मगज बहुत बड़ा दिया हुआ है। तो मगज का हम 1% भी उपयोग नहीं करते। तो मानसिकता हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हाँ, अब आगे चबा चबा के खाने की बात जो है उसको आपको ध्यान रखना है। हमारी छोटी आंत होती है, 25 से 30 फीट लंबी होती है, अपनी उंगली जितनी होती है। आप इसमें खाने में जल्दबाजी करते हैं तो हालत क्या होती है वो भी समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको एक मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। मान लो आपको खिचड़ी खानी है और बर्तन मांजने वाली आ जाएगी, तो आप क्या करोगे? बिठाओगे या उसको जाने दोगे? बिठाओगे, बोलोगे क्या कि तू बैठ, मैं थोड़ा खा लूं, फिर बर्तन मांज के जा। अब खिचड़ी में सिंगदाना आपने खाया है, डाला है, अब वो सिंगदाना बिना चबाए आपने खा लिया। अब खाना खा लिया, फिर बाद में पता चला कि सिंगदाना चबाना का रह गया, तो क्या मुंह में वापस लाओगे? हम वापस नहीं ला सकते। हाँ, दूसरे प्राणी खाया हुआ मुंह में वापस लाके जुगाली कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते।
हमारे जठर में क्या ब्लेंडर मिक्सर होता है? नहीं होता है। अब ये सिंगदाना जो बिना चबाए पेट में गया, वो आगे जाएगा छोटी आंत में। छोटी आंत की लंबाई होती है 7 से 8 मीटर। अब कितनी जगह में? छोटी सी, 2 हाथ की पहली के साइज में। अब इतनी जगह में 30 फीट कैसे समाएगी? मोटी जाड़ी होगी, पतली पतली। कितनी? हमारी लास्ट फिंगर जितनी। अब इसकी चमड़ी निकाल दो तो अंदर का रास्ता तो बॉल पेन जितना ही रह गया। अब इसके अंदर सिंगदाना जाएगा तो क्या होगा? फंसेगा कि नहीं फंसेगा? फंसेगा। अच्छा, आपने धक्का देने वाला रखा है कोई शरीर में? ऐसा माल आ जाए तो मदद कर ले भैया। बस ये छोटी गलती हमारे शरीर को फंसाता है। तो ये बिना चबाए खाना ये हमारी शरीर की सबसे बड़ी समस्या है। अब जब लोग बिना चबाए खाते हैं, पकाया खुराक खाते हैं, पकाया खुराक छोटी आंत में सड़ जाता है। अब सड़ा हुआ मल जब बड़ी आंत में जाता है, और इसकी हालत क्या होती है, मैं ये चैप्टर पूरा हो जाने के बाद आपको दिखाता। तो चबा चबा के खाने से कॉन्स्टिपेशन होता नहीं है। चबा के खाने से आपका पैशन का गुण बढ़ता है, धीरज बढ़ती है। धीरज जितना बढ़ेगी, पैशन जितना बढ़ेगा, इतना ध्यान बढ़ेगा। ध्यान यानी मेडिटेशन बढ़ेगा, यानी आप गहरी लंबी सांस भी ले पाओगे। तो धीरे धीरे चबा के खाने की आदत जो है वो 2 फायदा करती है। कॉन्स्टिपेशन से बचाती है। चबा के खाने से हमारा भोजन जितना पेट में जाता है उतनी मुंह की सलाइवा भी जाती है। शरीर को जितना भोजन की आवश्यकता है इतना ही आप खा पाते हो, ज्यादा खा नहीं सकते। तो कम भोजन में पेट भर जाता है, खाया हुआ डाइजेस्ट हो जाता है, शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है। साथ में पैशन यानी धीरज बढ़ती है, मेडिटेशन बढ़ता है। तो ये सब बेनिफिट होने लगते हैं। तो शरीर में बहुत सारे फायदे शुरू हो जाते हैं। और भोजन के बाद भी मुखवास आप चबाते हो तो उसके भी फायदे होते हैं। तो मुखवास के लिए तेलीबिया की चीजें सबसे अच्छी होती है। इसमें तिल, सनफ्लावर, कद्दू के बीज, पंपकिन के बीज। क्योंकि जब हमारे दांतों में जो खुराक रह जाता है वो सड़ जाता है, लेकिन जब आप ऐसी तेलीबिया यानी तिल की मुखवास में चबा चबा के खाओगे तो आपका तिल का तेल जो होता है वो आपके दांतों में रह जाता है। तो दांत को सड़ने नहीं देता है, सड़न से बचाता है, और खराब बदबू भी नहीं आती है। तो तेल वाली चीजें ही मुखवास में बाद में। और इसके साथ आप कपूरी पान भी ले सकते हो तो इसकी स्मेल भी अच्छी आती है कपूरी पान की। तो ये सब चबा चबा के खाने के फायदे हैं, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आपकी मानसिकता चबा के खाने की होगी। अब जो लोग चबा के नहीं खाते हैं उनके शरीर में क्या हालत होती है आंतों में, जरा मैं आपको उसका एक वीडियो बताना चाहूंगा आपको। सर, 1 मिनट मेरा एक पहले देख लेते हैं फिर आपको बोलता हूँ। ओके। देखो यहाँ एक मैं वीडियो बताता हूँ। ये बड़ी आंत का है। बड़ी आंत मुट्ठी जितनी होती है, आपकी मुट्ठी है ना, इतनी बड़ी होती है। इसके अंदर खांच भी होती है, मल को धक्का देने वाली रिंगे होती है मसल्स की, जो मल को आगे धक्का देती है। अब जो लोग चबा चबा के रस करके खाते हैं उसकी छोटी आंत में पूरा डाइजेस्ट हो जाता है। बचा हुआ मल छोटी में से बड़ी आंत में चला जाता है समय पे। तो छोटी आंत में सड़ता ही नहीं, बड़ी आंत में पहुंच जाता है और समय पे बाहर निकल जाता है। तो उसकी आंतों की सफाई एकदम बढ़िया रहती है।
और ये कैसे होते हैं देखो, यहाँ देखो, ये यहाँ आवाज थोड़ी मैं कम कर लेता हूँ। ये बड़ी आंत है, एकदम साफ साफ सुथरी, आपकी मुंह की चमड़ी जैसे। देखो दोबारा, ये बड़ी आंत, अब की आपकी मुंह की चमड़ी देखो और बड़ी आंत की चमड़ी देखो, सेम है, और ऐसी साफ सुथरी रहनी चाहिए। अब देखो, ये 35 साल की बहन है, स्किन का प्रॉब्लम है, हेडेक की समस्या है और भूख की समस्या है। उसकी आंत देखिए, ये कॉन्स्टिपेशन वाली बीमारी है, यानी कॉन्स्टिपेशन ही है। बिना कॉन्स्टिपेशन बीमारी आती ही नहीं। ये आंत देखिए कितना मल चिपका हुआ है। ये बड़ी आंत में ऐसे ऐसे गोल रिंग भी होती है जो मल को धक्का देती है, खांचे होते हैं, ये मल चिपका हुआ रहता है। अब आपकी चमड़ी के ऊपर कोई चीज चिपक जाती है तो आपको कैसा फीलिंग आता है? तो ये आंतों के दीवालों के ऊपर ऐसा मल चिपका रहेगा तो आंत की हालत क्या होगी? अच्छा देखो, ये 49 साल का भाई है, ओबेसिटी है, डायबिटीज है, ज्वाइंट पेन है, नर्वसनेस है, इतनी बीमारियां। देखो इसकी आंतों में पेरेसाइट यानी कीड़े, करमिया गुजराती में क्या है, ये कीड़े है इसके आंतों में। उसको पता ही नहीं होता है कि मेरी आंतों में कीड़े हैं जिंदा। ये 21 साल की उम्र की लड़की देखो, जुआन लड़की है, 21 साल, उसको इम्यूनिटी कम हो चुकी है, एलर्जी हो गई है और अस्थमा का पंप लेना पड़ता है। 21 साल की उम्र में अस्थमा का पंप लेने की नौबत तब आती है जब आंतों की दुर्दशा हो जाती है। आंत की दशा देखो, फंगस हो चुकी है। देखो, ये 58 साल का भाई है, हाइपरटेंशन और दूसरी 2-3 बीमारियां है, उसके आंतों में देखो गांठे है। ये 45 साल की बहन है, ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट है, उसकी आंत देखो। बीमारी ऐसे कभी नहीं आती, सबसे पहली आपकी आंतों में शुरू हो जाती है, फिर बाद में शरीर पे दिखती है। ये 65 साल की उम्र है बहन की, ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट है और लास्ट स्टेज का, थोड़े दिन का मेहमान है। उसकी आंत की हालत देखो आप, सारा सड़ चुका है, कुछ बचा नहीं है। आप किसी भी व्यक्ति को जो बीमार है, उसको एक ही बात बोलनी है, तू खाने में जल्दबाजी करता है। जो जल्दी जल्दी खाते हैं वही बीमार है। मेरे 10 साल के शाहीबाग हमारा सेंटर है, वहाँ पेशेंट आते हैं, हम 1 रुपये का चार्ज नहीं लेते हैं। पेशेंट को क्यों बीमार है, कैसे बाहर निकला जाए, इसके लिए मुफ्त में मार्गदर्शन देते हैं। पेशेंट चाहे इतना टाइम देके, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, हमने आज तक हमने मार्क किया है 99.99% लोग जितने भी आ चुके हैं हमारे सेंटर पे, वो सारे लोग जो बीमार आए हैं, उसको हम पहले आते ही बोल देते हैं, तुम खाने में जल्दी जल्दी खाते हो, और वो कान पकड़ता है। एक ही वजह है, लोगों को तो छोड़ो, लोगों को आप बताओगे सुधरेगे नहीं सुधरेगे, अपने आप को सुधार लो, संभाल लो।
आपके घर वाले सुने या ना सुने, उसको भी छोड़ो, खुद पहले सुधर जाओ। और मैं गारंटी देता हूं, किसी भी बीमार व्यक्ति का आप उसकी बड़ी आंत का एंडोस्कोपी कराइए, आपको मैंने अभी जो दिखाया है इसी में से कोई न कोई प्रकार का ही मिलेगा, गारंटेड। लेकिन कोई डॉक्टर की, कोई हॉस्पिटल कभी कोई बीमार व्यक्ति को उनकी आंतों की हालत कभी नहीं दिखाता, कभी नहीं। जबकि यही बीमारी में से बाहर निकलने का रास्ता है, लेकिन वो कभी ये नहीं बताते हैं, वो कभी बोलते भी नहीं है कि भी तू जल्दी जल्दी खा रहा है इसीलिए बीमार है। वो दवाई देते रहते हैं, पैसा लेते रहते हैं। उनको पेशेंट को ठीक करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी को भी। चाहे आयुर्वेद वाले होंगे, चाहे एलोपैथी वाले होंगे, चाहे नेचुरोपैथी वाले होंगे, किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप बीमार ही नहीं पड़ो, किसी की जाल में फंसो ही नहीं। मैं तो पिछले 10 साल से मेरा मेडिकल का इंश्योरेंस में लेता ही नहीं, कभी मैं प्रीमियम नहीं भरता हूँ। हाँ, 10-15 हजार। रेशियो आयो कदाच, है ना। आज जो चैप्टर हमने देखा है उसके बारे में आपको किसी को किसी प्रकार का क्वेश्चन है तो आप पूछिए। સર મારો એક ક્વેશ્ચન છે. હેલો સર. या आगे बढ़ना है? સર મારો એક ક્વેશ્ચન છે. अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए। અનમ્યુટ કિયા સર. હેલો હેલો. नेचर के जो लॉज है, इसमें हमने आज क्या देखा कि हमारा बॉडी 100% वेजिटेरियन है। हमारे बॉडी की सफाई की जो कुदरत की जो कानून है, इसमें क्या कहता है, शरीर खुद ही अपने आप की सफाई करता रहना चाहिए। खाओ इतनी बार पोटी अपने आप हो जानी चाहिए। मान लो आप ज्यादा काम करते हो, ज्यादा अनाज खाते हो, तो खाओ इतनी बार नहीं जा सकते, लेकिन वो नेचुरली अपने आप होता रहना चाहिए। आप मेहनत नहीं करते हो तो आप अनाज का भोजन कम करो, जो कैलोरी वाला है उसको कम खाइए, लेकिन जो भी खाइए चबा चबा के खाइए। और मन की जो ताकत है, क्योंकि आप मन से शरीर को कंट्रोल कर रहे हो। आप शरीर को बोल रहे हो कि भी तू खाओ इतनी बार मत निकाल। शरीर को अपना काम करने से आप रोक रहे हो। तो शरीर को सेपरेट कर लो, उसको अपना काम अपने आप करने दो। वो शरीर हमसे बहुत होशियार होता है, कब क्या करना है शरीर को खुद को पता होता है। आपको मैं एग्जांपल देता हूं। जब आप कोई फूड खा लेते हो और मान लो जठर में पहुंच गया, जठर में पहुंच गया और मान लो वो फूड पॉइजन हो गया या पॉइजन होके गया है, तो शरीर को तुरंत पता चल जाता है कि जहर आ गया है। उसको हो सके इतना उसको जल्दी शरीर में से बाहर निकालो, तो वो तुरंत आपको वॉमिटिंग कराएगा। जठर में है तो मान लो जठर से आगे निकल गया है, छोटी आंत में पहुंच गया વાર है, લાગશે. अब वो फूड पॉइजन हो गया है।
अब रास्ता कौन सा नजदीक है वो शरीर तय करेगा। उल्टी करके निकालने से जल्दी निकलेगा या पीछे लूज मोशन करके निकालेगा तो जल्दी निकल जाएगा, वो शरीर तय करता है। और शरीर उसका रास्ता तय करता है कि भाई मुझे पीछे से निकालना है, आगे से निकालना है। वो आपके कहा में भी उस टाइम नहीं रहता, वो शरीर खुद कर लेता है। शरीर की डिजाइन ईश्वर ने इतनी अद्भुत बनाई है कि आपको इसके कोई काम में कहीं भी दखल देने की जरूरत नहीं है। आपको नींद आए थोड़ी देर के लिए नींद ले लेनी चाहिए। जो भी आवेग है, किसी भी प्रकार के आवेग को कभी रोकना नहीं चाहिए। मान लो आपको छींक आ रही है तो उसको रोकने का प्रयत्न मत करो। रोकने से बड़ा जोखिम हो जाता है। कभी कोई आवेग को रोकना नहीं चाहिए। रोकने से समस्याएं बढ़ती है, कभी कम नहीं होती है। लेकिन शरीर तभी कर पाएगा जब उसको कंट्रोल करना छोड़ दोगे। वो खुद इसको करने दो। शरीर इतना अद्भुत डिजाइन की हुई है ऊपर वाले ने कि हर चीज भगवान ने ऐसा डिजाइन में ध्यान रख के डिजाइन बनाई हुई है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपके बाल है, बाल आप खींच लो तो नए उगेंगे। अच्छा, उसको आप 3-4 साल तक काटो नहीं, लंबे होने दो तो 5 फीट तक लंबे हो सकते हैं। हाँ, पुरुष के होगे तो भी लंबे होगे, हाँ, लेडीज के होगे, स्त्री का होगा तो भी लंबा हो जाए। अच्छा, आप आईब्रो करते हो, अच्छा आईब्रो निकाल दो, नहीं उगने वाली है, कितनी बार निकालो नहीं उगेगी। अच्छा, जो उगी, नई आईब्रो का बाल नया नया आया, उसको आप 4-5 साल काटना बंद कर लो, लंबे होने दो। कितना लंबा होगा? 1 इंच से ज्यादा लंबा कभी नहीं होगा। मान लो ये आईब्रो का बाल आपके माथे के बाल की तरह 5 फुट लंबा होता तो क्या होती हालत? आपको ऐसे कर करके देखना पड़ता ना। सोचो, ईश्वर कितना अद्भुत इंजीनियर है। उन्होंने ये बाल को बोल के रखा है कि तुमको काटे या ना काटे, तुमको 1-1.5 इंच से लंबा नहीं होना है। और माथे के बाल को बोल दिया कि तुमको 5 फुट तक लंबे होने की छूट है। अद्भुत, अमेजिंग, आप कल्पना नहीं कर सकते। हाँ? शरीर को कब माल निकालना है, कब यूरिन निकालना है, कब पसीना निकालना है, कभी कब छींक खानी है, कब उल्टी करनी है, कब लूज मोशन करना है, सारा शरीर तय करता है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ कुदरत के कानून को फॉलो करो बस। कानून क्या कहता है? आप शाकाहारी हो, आपको नॉनवेज नहीं खाना है, आपको जो भी खाना है उसको चबा 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 करके रस करके ही खाना है। आधा पेट आपकी मुंह की सलाइवा से भरना चाहिए, आधा आपका भोजन से होना चाहिए। भोजन की क्वालिटी में आगे आगे हम देखने वाले हैं सारे, कि भी किस व्यक्ति को किस टाइप का ज्यादा भोजन चाहिए, कौन सा कम चाहिए, दैनिक दिनचर्या के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, बीमारी के हिसाब से। ये सब हम देखने वाले हैं, क्योंकि हमको 2 महीना 3 महीना यही तो सीखना है। मैं एक दिन सारा बता दूंगा तो डाइजेस्ट नहीं होगा आपको। तो छोटी छोटी बातें याद रखो। और जहां जहां मनुष्य ने अपनी बुद्धि लगाई है ना, वहां मनुष्य फंसा है। अब योग भी देखो, योग कर करके थक जाते हैं लोग, फिर भी मैंने तो देखे मर जाते हैं।
मैं कहता हूं योग जो हम लोगों को बता रहे हैं ना, ये योग की जरूरत ही नहीं है। ये तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए है सब। हाँ, जिसको तपस्वी बन जाना है, लंबे समय तक तप करना है, बिना भोजन पानी जिंदा रहना है, उन लोगों के लिए योग है। चबा के खाने से बड़ा कोई योग ही नहीं है। दुनिया को बचाना है तो ये बात को ही आपको अपने आप से स्टार्ट करके सब लोगों को यही बताना शुरू कर लेना है। 80% बॉडी में होने वाली बीमारियां, 80%, मोर देन 80% समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ चबा चबा के खा के ही खत्म हो सकती है। और क्या चबा के खाने के पैसे देने पड़ेंगे? मुफ्त का है, कोई खर्च नहीं है। और कैसे रिजल्ट मिलते हैं देखो, 180 किलो वजन वाला भाई क्या खुश होगा? जिसका वजन 180 केजी है वो क्या मजे में रहता होगा? टेंशन में था। इतना वजन लोग टाने देख के हंसते थे। दवाइयां डॉक्टर बदल बदल के थक गया, पैसा पानी की तरह लगाया दवाइयां, वजन नहीं कम हो रहा था, समस्याएं बढ़ती जाती थी। मेरे जैसे नेचुरोपैथ डॉक्टर ने किसी ने उसको बोला, ये अखतरा छोड़, क्योंकि जितने अखतरे इतने खतरे। कुछ नहीं कर, तुम्हारा वजन कंट्रोल करना है, तू खाली चबा चबा के खाने की आदत डाल दे। और 180 किलो वजन वाला इतना बड़ा होता है, कहीं जाना है तो रिक्शा में भी नहीं जा सकता, 2 फेरे करेगा तभी जाता। इतना मोटा व्यक्ति ने, डॉक्टर ने बोला कि तू चबा के खाने की आदत डाल, सारी दवाइयों को माल गोरी। हाँ, बंदूक मार उसको, कुछ नहीं कर, सिर्फ चबा के खाने की आदत डाल। उन्होंने इसकी बात को पकड़ लिया और चबा चबा के खाने की आदत चालू कर ली। उनका वजन कम होना शुरू हो गया। आप कल्पना नहीं कर सकते, 180 केजी में से 100 केजी वजन उसका धीरे धीरे करके हो गया कम। वो जो खा रहा था वही खाता था। No change in food, no change in timing, no change in frequency of food. कुछ चेंज नहीं, सिर्फ चेंज किया ओनली एंड ओनली वन, चबा के खाने की आदत डाल दी, इसका 100 केजी वजन कम हो गया, शरीर की सारी समस्याएं खत्म हो गई। कुछ नहीं करना है। अब आपको लगता है दुनिया की सारी हॉस्पिटल के मेन गेट पे बड़े बड़े बैनर लगाने की जरूरत है? आप चबा चबा के नहीं खाते हो, इसीलिए हॉस्पिटल के धक्के खा रहे हो। सिर्फ सरकार इतना काम कर ले ना तो भी आधी हॉस्पिटलों का लोड कम हो जाएगा। कुछ करना नहीं। अच्छा, आजकल आपको समस्याएं दिख रही है, जितने बुजुर्ग लोग हैं वो सारे फरियाद करते हैं, ये नए जमाने के बच्चे हमारे कहे में नहीं है, हमारी सुनते नहीं है। सबको पता है, सब लोग फरियाद करते हैं ना। अच्छा, इसका समाधान भी यहाँ मिल जाएगा आपको, क्योंकि जो बच्चा चबा चबा के खाएगा उसके अंदर पैशन का गुण बढ़ जाएगा, धीरज का गुण हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब धीरजवान बच्चा हो जाएगा तो बुजुर्ग लोग जो भी बोलेंगे तो सारी बात, पूरी बात धीरज से सुनेगा, और सुनेगा तो बुजुर्ग क्या कहना चाहता है वो समझेगा, समझेगा तो वो गलत कभी एक्शन लेगा ही नहीं, झगड़ा फिसाद करेगा ही नहीं इसके साथ। दुनिया की सारी समस्याओं की जड़ यहां से खत्म हो जाएगी। अब देखो छोटे छोटे लड़के बच्चे, माँ बाप कुछ बोलते हैं, गर्म स्वभाव वाले हो जाते हैं, सुसाइड करके मर जाते हैं। ये क्या है? पैशन का अभाव है। हर पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे के स्वभाव के अंदर धीरज का गुण डाले
और धीरज का गुण मार्केट से मिलने वाला नहीं है कि ये बोतल ले ली और पिला दी। उनको यही काम सिखाना है, चबा के खाने की आदत डलवा देगा ना तो अपने आप वो बच्चा कभी उनको नहीं सुने ना, ये सब बनेगा ही नहीं। तो कुटुंब में जो झगड़े फिसाद चलते हैं, ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। अच्छा, बच्चे चबा चबा के खाएंगे, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, बीमारी तो आएगी ही नहीं, 100 साल अपने आप जिंदा रह जाएंगे। अच्छा, स्वभाव गुस्से वाला नहीं रहेगा बच्चों का। अच्छा, जो बच्चा चबा के खाएगा, पैशन बढ़ जाएगा, धीरज बढ़ जाएगा, ध्यान बढ़ जाएगा, तो मेमोरी पर शार्प हो जाएगी। कॉलेज में स्कूल में पढ़ने जाएगा तो टीचर पढ़ाएगा, वो सारी बातें याद रहेगी, ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छे मार्क्स से पास हो जाएगा। झगड़े नहीं होगी, बीमारी नहीं आएगी, अभ्यास अच्छा हो जाएगा। अब इससे ज्यादा आप बच्चों के पास क्या उम्मीद रखते हो? इससे ज्यादा कुछ जरूरी नहीं है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। दुनिया में रिवॉल्यूशन एक एक इतना करने से आने वाला है, सिर्फ सारे बच्चे चबा के खाने की आदत में आ जाए। हाँ, हर फैमिली में झगड़े नहीं होंगे, सारे की हेल्थ अच्छी हो जाएगी, सारे बच्चे पढ़ाई में अच्छे हो जाएंगे और सतयुग अपने आप आ जाएगा। आपके घर में सतयुग रखना है, रामायण रखनी है या महाभारत रखनी है, आपको तय करना है। और इसके लिए आपको सिर्फ इसको अमल करवाना है। घर के सारे लोग धीरे धीरे शांति से चबा चबा के खाए। और समय नहीं है खाने का तो ऐसी चीज खाने ही मत दो जिसको चबाने की नौबत आए, जिसको चबाने की जरूरत पड़े। ऐसी चीज देने की नहीं कि चबा के खाने की जरूरत पड़े उसको। उसको उस टाइम हल्का चटनी जैसा, जूस जैसा, जूसी भोजन दे दो। बिना चबाए उतावल में जल्दी जल्दी खा भी ले तो कोई टेंशन नहीं, आंतों को तो लोड नहीं पड़ना चाहिए। कई लोगों को टेंशन होता है, समय नहीं होता है, खाने का टाइम नहीं होता है। और जो लोग ऐसा बोलते हैं भाई हमें खाने का टाइम नहीं है, मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं। हम कई बार बोलते हैं भाई चबा के खाओ, तो क्या बोलते हैं पता है? साहब मरने का टाइम नहीं है। चबा चबा के खाने का बात मरने का टाइम नहीं है। अपने वीडियो ऑन रखो, बंद मत रखो। अब देखो, जो लोग ऐसा बोलते हैं कि भी मुझे चबा के खाने का टाइम नहीं है, उन लोगों को मैं एक बात खास बोलना चाहता हूं, और आप भी याद रखो और नोट करके रखो, इसको लिख के रखो। कोई व्यक्ति ऐसा बोले कि मुझे खाने का टाइम नहीं है, उसको ये बातें बतानी है। देखो क्या बात बतानी है। ये धरती पे रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो, चाहे बड़ा उद्योगपति हो, चाहे बड़ा देश का बड़ा प्रधान हो, चाहे बड़ी डॉक्टर हो, या चाहे बड़ा इंजीनियर हो, चाहे किसी भी लेवल का व्यक्ति हो, चाहे बड़ा धर्मगुरु हो, इस धरती पे रहने वाले हर व्यक्ति को अपने शरीर को ठीक रखना है। तो 3 ऐसे कर्म है, 3 में से एक को टाइम देना कंपलसरी है। पहला है चबा चबा के खाने का टाइम देगा, उसका शरीर ठीक रहेगा, उसको और कुछ नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, कोई बोलेगा कि मुझे तो चबा के खाने का टाइम ही नहीं है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? योगा, एक्सरसाइज, कसरत का टाइम देना पड़ेगा, तभी अपने शरीर को ठीक रख पाएगा। चबा के नहीं खाता है तो योगा एक्सरसाइज करके रखे। अच्छा, कोई बोलता है मुझे तो खाने का भी टाइम नहीं है, योगा एक्सरसाइज का भी टाइम नहीं है, तो फिर उसको डॉक्टर को टाइम देना पड़ेगा। अच्छा, कोई बोलेगा मुझे तो खाने का भी टाइम नहीं है चबा के, योगा एक्सरसाइज का भी टाइम नहीं है, और डॉक्टर के पास जाने का भी टाइम नहीं है, तो फिर किसको टाइम देना पड़ेगा? ऊपर जाने के लिए टाइम देना पड़ेगा। अब मान लो भगवान ने 100 साल दिए हैं और कोई व्यक्ति 60 साल में गुजर जाता है। अब 60 साल में मर गया, ऊपर पहुंच गया डॉक्टर भगवान के पास, तो भगवान दरवाजा खोलेगा क्या? भगवान तो यही बोलेगा कि तुमको 100 साल दिए थे, क्यों 40 साल
जल्दी आ गया, बाहर बैठा रहे। वो दरवाजा खोलेगा ही नहीं भगवान, वो बाहर बिठाएगा, स्वर्ग का दरवाजा ही खोलेगा नहीं। और बाहर बैठ के कंटा लेगा, वो कंटाल के नीचे आएगा, यहाँ आएगा तो शरीर कुटुंब वालों ने इकट्ठा होके चला दिया होगा। अब कहाँ जाएगा? जहां पूरे दिन बैठ के गपाटे लगाए थे वहां जाके खड़ा रहेगा। लोग उनकी बातें करते होंगे, लोगों की बात वो सुन पाएगा, लेकिन लोग उसको देख पाएंगे। क्या बनना पड़ेगा? भूत बनना पड़ेगा। भूत नहीं बनना है तो चबा चबा के खाने की आदत डाल दो, नहीं तो भूत बनना पड़ेगा। हाँ, ये जो लोग बोलते હવે हैं બધા લોજિક બેસી રહેશે હવે બધા લોજિક બેસી રહેશે वेला मरेगा तो भूत था ऊपर से। और आप नर्मदा ले जाओ या गंगा के किनारे ले जाओ, हाँ, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है आपको। वो योनि में भटकना ही पड़ेगा और पुनर्जन्म होता है। जिन लोगों की आदि रह जाती है वो लोग उतने साल के लिए भी दूसरा जन्म लेते हैं। उसके लाइव एग्जाम्पल, हाँ, उसके रियल घटनाएं बताने वाले भी हमारे पास है। हाँ, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, कैसे कैसे लोगों के कैसे पुनर्जन्म हुए हैं। ठीक है। तो आ, आज हमारा काफी समय हो चुका है। किसी को कोई भी इसी टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप थोड़ा क्लियर करने के लिए बोल सकते हो। સર बोलिए। હેલો સર મારો એક ક્વેશ્ચન છે हम्म। मैं हमारा मतलब आयुर्वेदिक डॉक्टर जो अच्छा डॉक्टर है उसका मैंने वीडियो देखा था यूट्यूब पे हम्म। अभी का डाला हुआ है एक वीक हुआ तो उस वो बोल रहे हैं कि कच्चा कुछ भी मत खाओ जो भी खाते हो थोड़ा सा पका के खाओ अगर सैलेड भी खाते हो तो उसको भी थोड़ा सा स्टीम करो और उसके बाद सही। खाओ ऐसे ही सही है। नहीं और उन्होंने मतलब क्लियर किया कि ये आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि कुछ कच्चा नहीं खाना है जय खाना सही भी है। है तो थोड़ा सा खाओ जय सही है। अब देखो क्या है, क्यों ये बोल रहे हैं। आयुर्वेद कितने साल पहले का है? हजारों साल पहले का। हम्म हजारों साल पहले मनुष्य को अभी जितनी फैसिलिटी मिल रही है काम करने की, मेहनत के लिए सामग्री की, क्या उतनी उस टाइम थी? नहीं नहीं थी। उस टाइम उसको मेहनत भी ज्यादा था, 3 3 बार नहीं 4 4 बार खाने की जरूरत पड़ती थी, तभी इतनी मेहनत कर पाते थे। अब यहाँ लॉजिक देखो क्या होता है। किसी भी चीज को आपको रॉ फूड खाना है तो इसकी पहली प्री कंडीशन बॉडी की ये होती है कि आपको जोरों की भूख और प्यास लगी हो तभी आप कोई कच्ची चीज खा सकते हो। मान लो आपका पेट भरा पड़ा है, आपको भूख तरस नहीं है, आप नारियल का पानी भी पियोगे ना, तो हरे नारियल का पानी वो अमृत है, लेकिन आप पियोगे तो पेट में जाने के बाद वो जहर का काम करेगा। आप गन्ने का रस भी खाओ पियोगे ना तो भी वो जहर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको भूख नहीं है, प्यास नहीं है। कोई भी कच्ची चीज खाने से पहले प्री कंडीशन है आपको जोरों की भूख प्यास लगी होनी चाहिए तभी खाना चाहिए। और मनुष्य समय समय देख के टाइम की जो भूख लगी है, बायोलॉजिकल क्लॉक की जो भूख लग जाती है, उसी टाइम उसको भूख नहीं है फिर भी बायोलॉजिकल भूख लगती है, फिर वो खाने बैठ जाता है, तब वो रॉ फूड खाएगा तो उसको नुकसान करेगा। इसीलिए हम पहले कहते हैं कि किसी को भी रॉ फूड खाना है तो पहला एक टाइम का उपवास करे, सुबह से दोपहर तक का, उसको पूरा दोपहर तक उसका ज्यादा भूख और प्यास लग जाए, फिर वो कच्ची चीज खाए तो वो नुकसान नहीं करती। रही बात पका के खाने की, आयुर्वेद डॉक्टर को ये पूछ लेने का, क्या आम को आप पका के खाते हो? क्या आप वाटरमेलन को तड़का लगा के खाओगे? फल, कोई फल को पका के खाने की बात नहीं होती है, उसको कच्चा ही खाना पड़ता है।
लेकिन कच्चा खाने से पहले कंडीशन ध्यान रखनी पड़ती है कि आपको जोरों की भूख प्यास लगी है तभी ये कच्ची चीज खा सकते हो। बिना भूख प्यास खाओगे न तो फंसोगे। और पहले के जमाने में टाइम ही नहीं था, इतनी मेहनत थी और खाते रहते थे, सफाई होती नहीं रहती थी, इसीलिए वो पकाए चीजें खाने की बात बताते थे। लेकिन जो लोग उपवास करके कच्चे खाते हैं, हमारा तो 10 साल हो गया है, हम एक साल सुबह से दोपहर तक कुछ नहीं खाते हैं, फास्टिंग करते हैं, दोपहर को जोरों की भूख प्यास लग जाती है तभी कच्ची चीज खाते हैं। हमको कोई नुकसान नहीं है, एक बार ही पकाया खाते हैं हम। कौन सी किसको पकाना चाहिए किसको नहीं पकाना चाहिए, सारी बातें ये आयुर्वेद वाले को उनके सब्जेक्ट में पढ़ाया नहीं जाता। मैंने कई आयुर्वेद डॉक्टर एमडी हुए डॉक्टरों को भी बात पूछ लिया है कि आपके अभ्यासक्रम में ये सारी बातें पढ़ाई जाती है, पत्तियों के बारे में जीरो, कुछ नहीं। जबकि सारी दुनिया के सारे शाकाहारी प्राणी पत्ती खा के जीते हैं, मनुष्य शाकाहारी नहीं है क्या? है। तो पत्ती के बारे में उसके सब्जेक्ट में एक टॉपिक नहीं है, एक चैप्टर नहीं है, आयुर्वेद के अंदर नहीं है। एलोपैथी की तो छोड़ो बात, आयुर्वेद के अंदर भी नहीं है, उनको भी इससे दूर कर लिया है, कुछ सिखाया नहीं जाता है। तो ये सारी बातें हम आगे एक एक करके टॉपिक वाइज सब डिटेल में हम उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। किसी को आज के टॉपिक के ऊपर कोई कुछ पूछना है तो बोल। हम 25 मिनट ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं। सर आपने सर बताया दांतों के बारे में, तो सर ऐसा क्या करना चाहिए जो दांत सड़े नहीं, दांतों की सफाई कैसे करनी चाहिए हमें? ये शरीर की टोटल क्लींजिंग, टोटल फूड की टाइप्स, ये सब चीजें का आपको पूरा हो जाएगा ना, तब आपको पता चल जाएगा कि भी दांत क्या करे तो नहीं सड़े, क्योंकि यही तो सीखना है ना। ये अभी ये इतना शॉर्ट सब्जेक्ट नहीं है कि आपको मैं 5 मिनट में सारी बात समझा सकूं। ये हमारे जब सारे टॉपिक पूरे हो जाएंगे ना, तभी आप कंक्लूजन करके सोच सकोगे कि हाँ ये गलतियां है, यहाँ यहाँ सफाई नहीं हो रही है, इसके कारण ये हो रहा है। ये सारा कंप्लीट होगा, सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाने के बाद आपको इसका समझ जल्दी आ जाएगी, क्योंकि अभी मैं समझाने जाओगे ना तो भी आपके माइंड में बैठने वाला नहीं है। ठीक है, ओके। तो हम यहाँ खत्म करते हैं, नेक्स्ट सैटरडे को दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए सब लोगों को धन्यवाद, नमस्कार।